चलो, टुडे वी आर गोइंग टू सी चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3 ऑफ साइंस। पूरा समरी डिटेल, कौन से क्वेश्चंस कितने मार्क में पूछ सकते हैं, इक्वेशंस के फॉर्मेट वगैरह सारी चीजें हैं, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। तो इन दिस चैप्टर बेसिकली देयर आर इक्वेशंस एंड टू एक्सप्लेन इक्वेशंस विद डेफिनेशन, इतना इसमें जनरली पूछते हैं। इसमें से 4 मार्क का क्वेश्चन नहीं आता है, 2 या 3 मार्क में पूछ सकते हैं। कंप्लीट द इक्वेशन इसमें आता है, ठीक है। तो लेट्स सी, पहले तो रिएक्शन क्या है, केमिकल रिएक्शन क्या है। व्हेन वन सब्सटेंस कन्वर्ट्स टू अनदर इट चेंजेस इनटू मेनी थिंग्स, लाइक जैसे कि स्मेल चेंज होगी, गैस इवॉल्व हो सकता है, फिजिकल स्टेट चेंज हो सकता है। तो इसका मतलब कि यहाँ पे किसी ना किसी तरह का केमिकल चेंज हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। टेम्परेचर चेंज होता है, अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो उसको एक्सोथर्मिक बोलते हैं, टेम्परेचर कम होता है तो उसको एंडोथर्मिक यानी कि ठंडा होता है। तो सबसे पहले अपनी एक्टिविटी 1.1 जो है वो है Mg, मैग्नीशियम। नाउ मैग्नीशियम इज टू बी रब्ड विद सैंडपेपर। व्हाई? मैग्नीशियम ऑक्साइड की उसके ऊपर लेयर होती है। टू रिमूव दिस ऑक्साइड लेयर वी नीड टू क्लीन मैग्नीशियम विद अ सैंडपेपर। तो Mg तुम्हारा क्लीन होगा तभी जाके उसका ऑक्सीडेशन करने वाला है। अब क्या होगा यहाँ पे, व्हेन दिस मैग्नीशियम इज बर्न, बर्नर पे बर्न करना, ये एक्टिविटी अपनी। बर्नर पे बर्न करने का मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ जो है वो अपने रिएक्ट करते हैं। तो Mg प्लस O2 gives MgO। बैलेंसिंग करेंगे तो 2Mg प्लस O2 gives 2MgO। Now what is this MgO? MgO is magnesium oxide। इसका कलर कैसा होता है? व्हाइट कलर का पाउडर बनता है। Now when this magnesium is burned, it burns with a flame। का कलर याद रखना है, व्हाइट डेजलिंग फ्लेम, बराबर है, ये आपको याद रखना है। तो इस एक्टिविटी में इतना ही है, 2 मार्क में पूछ सकते हैं एक्टिविटी, सिर्फ इक्वेशन आपका आएगा इसमें। एक्टिविटी 1.2 बहुत ही अच्छा है, कलर कलर खेलो कारनामा है इसमें। PbI2 वाला याद हो तो येलो कलर का प्रेसिपिटेट इसमें बनता है। तो लीड नाइट्रेट दैट इज PbNO3 ट्वाइस एंड पोटेशियम आयोडाइड दैट इज Ki। व्हेन दीस टू सब्सटेंस आर रिएक्टेड वी आर गेटिंग PbI2 लीड आयोडाइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। बैलेंसिंग करेंगे मिल जाएगा। कहने की बात ये देखिए, इसमें PbI2 क्या है, व्हेन यू सी PbI2 अ येलो कलर प्रेसिपिटेट इज ऑब्टेन्ड। बेसिकली वी आर सीइंग जस्ट व्हाट आर रिएक्शंस। यहाँ पे रिएक्शन है। अब क्योंकि हम चैप्टर देख चुके हैं तो वी कैन नो दैट PbNO3 ट्वाइस प्लस Ki कन्वर्ट हो रहा है PbI2 प्लस KNO3। नाउ व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट है ना, 2 आयंस यहाँ पे जो है वो सेग्रीगेट हो रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, इस रिएक्शन को एक और नाम भी बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, क्योंकि इसमें PbI2 प्रेसिपिटेट के फॉर्म में फॉर्म हो रहा है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि PbI2 फॉर्म हो रहा है और कौन से कलर का है, तो येलो। तीसरी एक्टिविटी ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, 1.3 वाली, जिंक ग्रैन्यूल एंड सल्फ्यूरिक एसिड वाली। तो डाइल्यूट, अब अपने एक्सपेरिमेंट में जितने भी अपने चैप्टर्स है ना, दिमाग में रखना, सब में सिर्फ डाइल्यूट वाले एसिड ही ले रहे हैं अपने, ठीक है। तो जिंक Zn प्लस डाइल्यूट H2SO4, सीधा सिंपल रिएक्शन बनता है, ZnSO4 प्लस यहाँ पे H2 गैस लिबरेट होता है। तो वैसे भी प्रथा चली रही है, व्हेन मेटल्स आर रिएक्टिंग विद एसिड इट प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड। तो यहाँ पे 3 एक्टिविटी, यहाँ पे इन तीनों 3 एक्टिविटी में जो थर्ड एक्टिविटी, उससे फ्लास्क का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। वी आर नोइंग व्हेन एनी सब्सटेंस इज रिएक्टिंग विद एसिड इट इंक्रीजेस इट्स टेम्परेचर, दैट मींस इट्स एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ पे जो 4 पॉइंट है वो 2 मार्क में पूछ सकते हैं, वहां टिक कर लेना अगर नहीं किया तो पहले। चेंज इन स्टेट, फिजिकल चेंज जो होता है, स्टेट जो होता है वो चेंज हो सकता है, कलर चेंज हो सकता है, जैसे हमने PbI2 में देखा तो नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ वो हो सकता है, गैस इवॉल्व जैसे कि H2 गैस इवॉल्व हो रहा है, एंड चेंज इन द टेम्परेचर। तो ये भी यहाँ पे हमने देखा फ्लास्क का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। तो ये सारी चीजें इसमें पॉसिबल है। देन कम्स केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन शॉर्ट एंड स्वीट में, पहले तो केमिकल इक्वेशन सेंटेंस में होती है। इट इज वेरी टीडियस टू एक्सप्लेन इन द सेंटेंस फॉर्मेशन। व्हेन मैग्नीशियम इज रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ बर्नर, या व्हेन हीट इज प्रोवाइडेड इट कन्वर्ट्स टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, इट्स अ काइंड ऑफ बिग सेंटेंस। So what we need to do, we need to write in a word equation. Now what is word equation? Magnesium with spelling plus oxygen with spelling gives magnesium oxide. This type of equation is called word equation. और भी साइंटिस्ट लोगों ने सोचा कि चलो और इसको सिंपल कर देते, तो क्या किया, स्केलेटल इक्वेशन, यानी सिर्फ सिंबल। मैग्नीशियम की जगह क्या लिखा, Mg, ऑक्सीजन की जगह क्या लिखा, O2, एंड लास्टली तुम्हारा MgO। तो दिस इज skeletal equation. Now still skeletal equation is not a final equation. क्या करना पड़ता है, इसको बैलेंस करना पड़ता है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन यहाँ पे जब करते हैं, जब हमने बहुत सारी इक्वेशंस की है, तो 2Mg प्लस O2 gives 2MgO, ये तुम्हारी फाइनल इक्वेशन है। इसमें भी कुछ चीजें बाकी है, क्या,
स्टेट मेंशन करना बाकी है। कभी कभी फिजिकल कंडीशंस होती है जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट, ये सारी चीजें बाकी होती है, तो वो भी हमको एरो के ऊपर या नीचे जो है वो मेंशन करना पड़ता है, ठीक है। तो केमिकल इक्वेशन है बेसिकली दिस थिंग, सेंटेंस फॉर्मेशन, उसको और थोड़ा इजी किया वर्ड फॉर्मेशन, उसको और इजी किया स्केलेटल इक्वेशन, और उसके बाद फाइनल इक्वेशन दैट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन इंक्लूडिंग द फिजिकल स्टेट्स एंड कंडीशन इफ देयर इज। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है, तो वी आर नोइंग दिस नाउ। व्हाट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो यहाँ पे एक तुम्हारा लॉ है, टिक कर लेना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यहाँ पे है बैलेंस केमिकल इक्वेशन में। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, that is the total mass of the element present in the product of the chemical reaction has to be equal to the total mass of the element present in the reactor। इसीलिए तो हम इसको बोलते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। व्हाट वी आर बैलेंसिंग, वी आर बैलेंसिंग द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड की चीजों को क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट, और जो ऑब्टेन हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे कई सारे इक्वेशंस दिए हुए और बैलेंसिंग की मेथड भी है, कई सारे नाम है जो आपके नाम हमेशा याद रखने हैं, जैसे कि यहाँ पे Fe plus H2O gives Fe3O4 हो रहा है। मैंने कुछ चीजें बताई थी पहले भी, अगर Fe3O4 हो रहा है पहले तो उसका नाम बताओ क्या है, फेरसोफेरिक ऑक्साइड, ठीक है, Fe3O4। इसका कॉमन नेम मैग्नेटाइट है, कॉमन नेम इसका मैग्नेटाइट है, ठीक है। नाउ ये H2O खाली लिखा हुआ है, बट टू बी वेरी प्रिसाइज आयन Fe3O4 कब प्रोड्यूस करता है, जब H2O पानी लिक्विड फॉर्म में नहीं गैसियस स्टेट में हो तभी फॉर्म करता है। तो बहुत सारी चीजें इसमें हमको ध्यान रखनी पड़ती है, कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है तो उसके हिसाब से स्टेट जो है वाटर का खासकर इस इक्वेशन में वो चेंज हो जाता है थोड़ा। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन ये एक ऐसा आंसर है ना जनरली जो आपको इसी फॉर्मेट में लिखना पड़ता है, डाइजेस्ट में भी ये दिया हुआ है, जनरली पूछते नहीं है, बट अगर पूछे तो 3 मार्क में पूरा हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो Fe plus H2O gives Fe4 plus H2, ये वाला इक्वेशन आप लोग दे सकते हैं, सिंपल ही है, कुछ करना नहीं है, और स्टेप बाय स्टेप जो अपने बैलेंसिंग करते हैं वो है ना। बैलेंसिंग की मेथड आपको बताई थी मैंने, सबसे पहले जो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम वाला हो उसी को ट्राई करना है बैलेंस करने का, और सबसे एंड में अपने आप 1-2 जो बचे होंगे ऑक्सीजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, अपने आप ही बैलेंस हो जाते हैं। तो देयर आर वेरियस टिप्स एंड ट्रिक्स, बट इस मेथड को बैलेंसिंग की क्या बोलते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड, बराबर। तो हिट एंड ट्रायल क्योंकि ये हम पहली बार में नहीं आ जाने वाला है, कभी ऐसा होता है हम बैलेंस करते हैं फिर वापस से उसको चेंज करना पड़ता है हमको, तो रब करके वापस से करो। तो बैलेंसिंग हमेशा पहले पेंसिल से किया करो, एक बार फाइनल आ जाए लेफ्ट हैंड साइड और RHS का, उसके बाद आपको फाइनल इसको पेन से लिखना रहता है, अलॉन्ग विद द स्टेट्स याद रखना है आपको। तो उसी पेज पे पेज नंबर 5 पे वहां पे देख लो, हिट एंड ट्रायल मेथड लिखा ही है। स्टेप नंबर 6 के नीचे वाला जो पैराग्राफ है, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट ऑफ बोथ इक्वेशन are equal, this equation is now balanced, this method of balancing chemical equation is called hit and trial method। ये आपको टिक करना है, 1 मार्क में पूछ सकते हैं। और हमेशा याद रखना ये होल नंबर्स में ही होगा, ये 1.5, 3.5, 3.7 ऐसे में नहीं आएगा, हमेशा होल नंबर्स में ये आने वाला है। देन उसके नीचे का पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे फिजिकल स्टेट्स, बैलेंसिंग खाली इंपॉर्टेंट नहीं है, हमने आगे नंबर्स प्रीफिक्स में नंबर हमने ऐड कर दिए। यू मस्ट रिमेंबर दैट यू कांट ऐड नंबर्स इन सफिक्स, आप पीछे सफिक्स में नहीं कर सकते, आप सबस्क्रिप्ट में नहीं कर सकते, आप सुपरस्क्रिप्ट में तो वैसे भी नहीं होता है। आपको जो भी नंबर ऐड करना है वो मल्टीप्लाई जो करना है वो कहाँ करना है, प्रीफिक्स में ही करना है। देन दिस गैसियस, लिक्विड, एक्वियस या सॉलिड, हम लोग प्रेसिपिटेट लिखते हैं, तो प्रेसिपिटेट के लिए क्या लिखते हैं, डाउनवर्ड एरो, और अगर डाउनवर्ड नहीं लिखना मुझे तो सॉलिड, प्रेसिपिटेट में सॉलिड लिखते हैं अपने, ठीक है, वो याद रखना, कभी कभी सॉलिड होगा वहां पे तो पता भी नहीं चलेगा। देन एरोस के ऊपर उसी के नीचे वो CO plus 2H2 वाली इक्वेशन, उसके ऊपर वाला समटाइम्स द रिएक्शन कंडीशंस सच एज टेंपरेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट एक्सेट्रा आर देयर। कैटलिस्ट देखो 2 तरह के होते हैं, कि केमिकल, ये केमिस्ट्री वाले कैटलिस्ट जो होते हैं, तो कैटलिस्ट आर दो सब्सटेंसेस व्हिच रिएक्ट्स, व्हिच डज नॉट रिएक्ट इन द रिएक्शन बट जस्ट स्पीड अप्स द रिएक्शन, रिएक्शन को थोड़ा फास्ट कर देते हैं वो। अब यहाँ पे इक्वेशन है, इक्वेशन पे काफी कमाल की है, काफी इंपॉर्टेंट भी है। CO plus 2H2 use CH3OH। सबसे पहले तो कोई बता सकता है कैसी इक्वेशन है ये, कैसी इक्वेशन है ये, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, बराबर। 2 यहाँ पे एलिमेंट या कंपाउंड कंबाइन हो रहे हो, एक प्रोडक्ट जो है यहाँ पे बन रहा है अपना, ठीक है। ये कंपाउंड का नाम लिख देना अगर नहीं लिखा, मीथेनॉल, ठीक है। मीथेनॉल क्या है, कैसा है, मजा आता है खाने में, पीने में, क्या होता है, पॉइजनस है, मर जाते हैं। किसमें मिक्स करते हैं उसको, इथेनॉल में। इंडस्ट्रियली जब इथेनॉल बनाते हैं, हमने 4th चैप्टर में देखा है, तो उसमें छोटे से अमाउंट में मिथेनॉल भी डालते हैं, और इस टाइप के इथेनॉल को क्या बोलते हैं,
इस टाइप के अल्कोहल को क्या बोलते हैं? एक वर्ड था डीनेचर्ड अल्कोहल, इसको बोलते हैं डीनेचर्ड अल्कोहल, जो पीने लायक नहीं है, मर जाएंगे पिएंगे तो जब एक इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग साइड से किसी इंडस्ट्री में जाता है तो मीथेनॉल को पहले केमिकल रिएक्शन से सेपरेट किया जाता है। नीचे की इक्वेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, फोटोसिंथेसिस इक्वेशन है 6CO2 plus 6H2 in presence of sunlight and chlorophyll it gives C6H12O6 plus 6O2, सब जगह 6 ही है। अब इसमें बाई चांस एक चीज चेंज हो सकती है, वो ये कि यहाँ पे जो पहला 6H2O है उसकी जगह अगर 12H2O आपको दे दिया जाए तो भी घाबरू नको। क्या करेंगे हम लोग? प्रोडक्ट में भी 6H2O लिखेंगे, प्रोडक्ट में जहां भी नहीं है ना वहां 6H2O आएगा, अगर बाहर आगे 12 है तो। कभी कभी यहाँ कंप्लीट द इक्वेशन में ऐसा दे देते हैं 6CO2 plus 12H2O, तो ऐसा मत होना कि 6 कॉमन निकाले तो CO2 में से भी निकल जाएगा। अगर वो इक्वेशन आती है 6CO2 plus 12H2O it gives again glucose C6H12O6 plus 6O2 plus 6H2O, ऐड होगा वहां 6H2O। तो अगर आपको 6 के फॉर्म में है तो ठीक है, और अगर अगर 12 दिया है तो याद रखना है आपको प्रोडक्ट साइड पे भी वाटर जो है वो फॉर्म करना होता है। क्लियर दिस वन? ये फोटोसिंथेसिस की बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, और इस पे एरो पे सनलाइट और क्लोरोफिल लिखना बोलना मत, वरना रॉन्ग, पूरा रॉन्ग। ये इक्वेशन बोर्ड में 2 मार्क में पूछी गई है, खाली इक्वेशन, वो भी कंप्लीट द इक्वेशन, कुछ लेने का नहीं है इस इक्वेशन में। देन क्वेश्चन में तुम्हारे बैलेंसिंग के फॉर्मेट है, बहुत सारी इक्वेशन है, प्रैक्टिस आपको सारी इक्वेशन करनी रहेगी यहाँ पे। नाउ वी आर कमिंग एट केमिकल इक्वेशन, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन की यहाँ पे बात अगर करें तो यहाँ पे 4 टाइप के केमिकल इक्वेशन है, कॉम्बिनेशन, डीकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट एंड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। हर एक इक्वेशन यहाँ पे जनरली 2 या 3 मार्क में ही पूछी जाती है, बहुत ज्यादा पूछी नहीं जाती है, अनलेस एंड अनटिल आपको टाइप्स भी इंक्लूड किए जाए तो। जैसे डीकम्पोजिशन रिएक्शन है तो डीकम्पोजिशन के टाइप्स भी है, थर्मल डीकम्पोजिशन है, देन इलेक्ट्रिक करंट वाला है यानी इलेक्ट्रोलाइसिस वाला है, और हीट वाला, तो ये मतलब अलग अलग तरह से पूछ सकते हैं। तो अगर कॉम्बिनेशन है सिंपल, आपको बहुत लंबा चौड़ा कभी नहीं लिखना है, कॉम्बिनेशन 2 मार्क में पूछेंगे, यू नीड टू राइट द डेफिनेशन एंड जस्ट 2 एग्जांपल्स ऑफ इक्वेशन। किसी की स्कूल में अभी मुझे किसी ने बोला कि इक्वेशन पूरा वर्ड में भी नहीं लिखा तो मार्क्स है, तुम लोग नहीं बोला ना? हाँ, तो ऐसा नहीं होता है, बोर्ड में आपको डेफिनेशन लिखो, व्हेन 2 or more element or a compound combined it gives a single product that is called as a combination reaction। और आपको कोई भी एक इक्वेशन लिख देना है, C plus O2 gives CO2, H2 plus O2 gives H2O, ऐसा कोई भी एकदम सिंपल सादी इक्वेशन लिख देनी है। You must remember that you must balance that equation, बैलेंस करके आपको रखनी है। If you are knowing physical state, it is well good। अगर आपको फिजिकल स्टेट नहीं भी पता है बाई चांस तो भी लिख के जरूर आना है आपको। मार्क्स जनरली नहीं कटते, लेकिन अगर आपके 75 के ऊपर मार्क्स जाते हैं तो इन सब चीजों में मार्क्स आपके काटते हैं वो लोग, तो बेटर है कि आप लोग फिजिकल स्टेट लिखना ना भूलें। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का यहाँ पे इक्वेशन एक दिया हुआ है कैल्शियम ऑक्साइड में, यानी क्विक लाइम। कैल्शियम ऑक्साइड के कई सारे नाम है, वापस से याद करा देते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड CaO, इसका दूसरा नाम है क्विक लाइम, दूसरा नाम है लाइम, और एक और ब्रोकन लाइमस्टोन। गुड, ब्रोकन लाइमस्टोन ये भी इसका नाम है CaO। जब इसको पानी में डालते हैं CaO प्लस वाटर, क्या बनता है हमारे पास? CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के भी अलग अलग नाम है, क्या बोलते हैं इसको? स्लेक लाइम या तो लाइम वाटर, स्लेक लाइम या तो लाइम वाटर, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट हमारे मिल रहा है। ये कहाँ काम रखता है? व्हाइट वॉशिंग, व्हाइट वॉशिंग में। अब दीवार पे जब हमने व्हाइट वॉश किया यहाँ पे तो CaOH ट्वाइस की लेयर हमने लगाई। Now what will happen? This CaOH twice will combine with the carbon dioxide of the atmosphere. It will form a white, a hard layer CaCO3, CaCO3, याद है ना? CaCO3 फॉर्म होता है, और कुछ और रिमूव हो जाता है, वाटर निकल जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये शाइनी इफेक्ट और जो हार्डनेस क्रिएट होती है वो 2 से 3 दिन बाद फॉर्म होती है। तो व्हाइट वॉशिंग वाले में ये काम आएगा आपका इक्वेशन। दोनों इक्वेशन वहां दिया है, ब्रैकेट में ऊपर दिया ही हुआ है। तो कॉम्बिनेशन के यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए, इसमें 3 चीजें आपको अलग अलग दिया ही है, देख लेते हैं। बर्निंग ऑफ कोल, फॉर्मेशन ऑफ वाटर, तो C plus O2 gives CO2, H2 plus O2 gives H2O यहाँ पे। तो ये सिंपल से इक्वेशन है कॉम्बिनेशन के, ठीक है। एक डेफिनेशन वहां दी है, व्हेन 2 or more substance element or a compound combine to form a single product the reaction are called combination reaction। अब किसी किसी में जब रिएक्शन में प्रोडक्ट फॉर्म होता है तो वो गर्म हो जाता है, प्रोडक्ट जो है वो गर्म हो जाता है। जैसे कि इस केस में हमने देखा, जो बीकर को टच करते हैं तो बीकर गर्म हो जाता है। तो ऐसे टाइप के रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे एक और एग्जांपल है, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, यहाँ पे एक्सोथर्मिक के CH4 plus 2O2 gives CO2 plus H2O। जब मीथेन बर्न होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर फॉर्म करता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एक रेस्पिरेशन का इक्वेशन जो फोटोसिंथेसिस का
एग्जैक्टली अपोजिट रिएक्शन है ये, बराबर है। फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज फॉर्म होता है, यहाँ पे ग्लूकोज यूटिलाइज हो रहा है। हम जो भी खाना खाते हैं वो अल्टीमेटली कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। ये ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है, क्योंकि अपने सांस लेते हैं ऑक्सीजन में कंबाइन होता है, तो अल्टीमेटली इट कन्वर्ट्स टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सेम इक्वेशन C6H12O6 + 6O2 gives 6CO2 + 6H2O। इसमें याद रखना है एरो के ऊपर नीचे कुछ भी नहीं लिखना है। फोटोसिंथेसिस अगर है तो आपको सनलाइट और क्लोरोफिल जो है ऊपर लिखना रहेगा, ठीक है। Then third type that is decomposition of vegetable matter into compost। अगेन ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो नहीं आता है, तो कंपोस्ट जब फॉर्म होता है तो इसमें भी आप देख सकते हो कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन यहाँ पे बनता है। आप जब वो खाद को हाथ लगाओगे ना, थोड़ा वार्म फील होगा आपको कुछ टाइम बाद, 2-3 वीक के बाद जब खाद को हाथ लगाओगे। क्यों? वहां पे भी एक डीकम्पोज रिएक्शन यहाँ पे हुआ है। नाउ डीकम्पोजिशन रिएक्शन, तो यहाँ पे एक्टिविटी 1.5 फेरस सल्फेट क्रिस्टल, फेरस सल्फेट यानी FeSO4, कलर ग्रीन कलर, ठीक है। तो फेरस सल्फेट क्रिस्टल को जस्ट बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब में रखना है, उसको नीचे से बंसर बर्नर में हीट करना है हमको। यहाँ पे 3 प्रोडक्ट हमारे पास फॉर्म हो रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट कंप्लीट द इक्वेशन की ये इक्वेशन है Fe2O3 + SO2 + SO3, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। ब्राउनिश ब्लैक कलर का ये Fe2O3 बनता है। अब ये क्या हुआ यहाँ पे, FeSO4 जब डीकम्पोज हुआ, टूटा, तो 2 तरह के गैसेस फॉर्म हुए जो कि बाई प्रोडक्ट हो गए। मेन प्रोडक्ट कौन सा था? Fe2O3। यहाँ पे तो सिंपली हीट पे एक प्रोडक्ट टूटता है और उसमें से 2 या 2 से ज्यादा कोई प्रोडक्ट बनते हैं। तो ऐसे टाइप के रिएक्शन को बोलते हैं डीकम्पोजिशन। टू बी वेरी प्रिसाइज दिस इज कॉल्ड थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे हीट यूज हो रही है, इसलिए इसको थर्मल बोलेंगे। अब यहाँ पे बेसिकली ये जो प्रोडक्ट है FeSO4, जब ये वाटर के साथ कंबाइन होता है तो इसका जो फॉर्मूला आप नीचे देख सकते हैं FeSO4.7H2O। ऐसे कंपाउंड जिसमें वाटर मौजूद होता है क्या बोलते हैं वैसे को? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। नाउ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ these water molecules, are these compounds in liquid form? No, they are in solid form only। वॉशिंग सोडा देख लो Na2CO3.10H2O, then CuSO4.5H2O, ये वाला FeSO4.7H2O, ये सारे के सारे कंपाउंड सॉलिड फॉर्म में ही है। इनका मतलब ये नहीं कि लिक्विड फॉर्म में आके पानी के मॉलिक्यूल यहाँ पे जस्ट फॉर द सेक है। डीकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, वो भी काफी इंपोर्टेंट इक्वेशन है तुम्हारी CaCO3 कार्बो3 जब ब्रेक डाउन होती है तो CaO and CO2 यहाँ पे प्रोडक्ट बन रहे हैं यहाँ पे, तो काफी इंपोर्टेंट है ये भी। तुम्हारे सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में काम आता है तुम्हारा CaO। देन एक्टिविटी 1.6 लीड नाइट्रेट, अगेन ये तीसरी इक्वेशन है। लीड नाइट्रेट काफी इंपोर्टेंट ये भी है। PbNO3 ट्वाइस, जब इसको हीट करेंगे तो 3 प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं PbO, NO2 एंड O2। इसमें ये बैलेंसिंग में काफी इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। इसमें 2 PbNO3 ट्वाइस gives 2 PbO + 4 NO2 और ऑक्सीजन अकेला है यहाँ पे। नाउ इसमें कलर पूछते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का कलर क्या है? ब्राउन कलर। ये ब्राउन कलर की फ्यूम्स आती है, एक पंजेंट स्मेल आती है जब ये रिएक्शन होता है। पंजन है तीखी, जैसे वो वघार करते ना, अगर मरचे का वघार करते तो कैसे एकदम पूरा तीखी आंख में लगती है, वैसी इसका स्मेल आता है। देन सेकंड टाइप ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ये जो डब्बा वाला आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे एक डब्बा लिया है, पानी लिया है, 2 इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब लिए, 2 इलेक्ट्रोड लिए, दोनों को बैटरी के साथ कनेक्ट किया गया, इलेक्ट्रिसिटी पास की गई है। क्योंकि अंदर पानी था तो पानी यहाँ पे होगा सेपरेट, H2O था, तो H2O किससे बना था? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो वही 2 प्रोडक्ट हमको मिलने वाले हैं। अब यहाँ पे जो सवाल इस एक्टिविटी में मेन पूछा था वो ये, विच अमंग H2 एंड O2 प्रोड्यूसिंग डबल क्वांटिटी? H2 ऑक्सीजन। फॉर्मूला क्या है? H2O। हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, ऑक्सीजन का एक ही एटम है यहाँ पे, तो डबल अमाउंट में कौन सी टेस्ट ट्यूब में आएगा? तो H2 वाली टेस्ट ट्यूब। दूसरा एक सवाल, कैथोड एंड एनोड, या नहीं, कैथोड यानी नेगेटिव चार्ज, एनोड यानी पॉजिटिव चार्ज, तो H2 कौन सी वाली इलेक्ट्रोड पे आएगा? H2 नेगेटिव वाली पे, क्योंकि H2 का पॉजिटिव चार्ज होगा तो कैथोड पे। तो कैथोड वाली टेस्ट ट्यूब में जो गैस होगा, अपने गैस पे लिखा नहीं होता H2 या O2, वो तो बबल्स के फॉर्म में निकलेगा, तो गैस पे नहीं लिखा होता। वो गैस हमको कैसे पता चलेगा? कैथोड वाली टेस्ट ट्यूब में डबल द अमाउंट ऑफ इन्वर्ट, इसको निकाले ना टेस्ट ट्यूब, तो डबल द अमाउंट ऑफ गैसेज यहाँ पे जो है हमको दिखाई देगा, एंड दिस गैस इज H2 गैस। अब इसका टेस्ट करना है हमको, तो अब दोनों तो कलरलेस ही गैस है, हाइड्रोजन भी कलरलेस है, ऑक्सीजन भी कलरलेस है, कैसे पता चलेगा? बॉक्स ऑन, एग्जैक्टली। जब हम इस गैस को बर्निंग कैंडल के बाद लेके जाएंगे, ऑक्सीजन वाला जब पास ऑन करेंगे तो क्या होगा? फ्लेम बढ़ जाएगी, लेकिन हाइड्रोजन वाला जब पास करेंगे तो क्या होगा?
वो बुझ जाएगी और पॉप साउंड करके क्रिएट होगा। इससे हमको पता चलता है कि ये हाइड्रोजन गैस है। दूसरा कौन सा गैस है जो बर्निंग एंगल पे लेके आते लेकिन पॉप नहीं होता, बुझ जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं कैंडल वाले पूछते हैं। एक्टिविटी 1.1 तीसरी तरह का डीकंपोजिशन रिएक्शन है जो सनलाइट की वजह से होता है, AgCl AgBr, सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड। जब इनको आप लोग बाहर रखोगे तो ये जो है सनलाइट की वजह से डीकंपोज हो जाएंगे। ऐसे रिएक्शन को फोटोलाइसिस या फोटोडायलिसिस रिएक्शन भी बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे AgCl कन्वर्ट होगा तुम्हारा सनलाइट की वजह से Ag और Cl2 में कन्वर्ट होता है। कहाँ काम आता है? तो फोटोग्राफी, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में काम आता है। ठीक है, तो डीकंपोजिशन रिएक्शन तीन तरह के होते हैं यहाँ पे। जो हीट की वजह से होता है थर्मल बोलते हैं, जो लाइट की वजह से होता है फोटोलाइसिस बोलते हैं, और तीसरा इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जिसको इलेक्ट्रोलाइसिस अपने बोलते हैं। ठीक है, कुछ कुछ रिएक्शन तो एंडोथर्मिक रिएक्शन भी होते हैं। तो यहाँ पे नीचे की इक्वेशन भी दिया ही हुआ था यहाँ पे, तो ये इक्वेशन खाली नोट डाउन कर लेना, लिखवाई था। BaOH ट्वाइस वाला प्लस NH4Cl gives BaCl2 एंड NH4OH। ये जो नीचे कैरी आउट द फॉलोइंग एक्टिविटी है ना, वो इस रिएक्शन में ये जो तुम्हारा BaCl2 वाला जो जिस भी फ्लास्क में अपने एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, ये फ्लास्क काफी ज्यादा ठंडा हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? जो सराउंडिंग हीट थी वो क्या हो गई है? एब्जॉर्ब हो गई है। और जब हीट एब्जॉर्ब हो जाती है तो इसको क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक के काफी कम एग्जांपल यहाँ पे अपने पास है। ये क्वेश्चन में पहला वाला भाई कभी भी भूलना मत इसको, सबसे सिंपल है, बोर्ड में पूछे जाने वाला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। A solution of substance X is used in whitewashing. Solution of substance X. X whitewashing में यूज नहीं हो रहा है, X का सॉल्यूशन यूज हो रहा है, यानी वो X क्या है वो हमको पता करना है। तो वो CaO कैल्शियम ऑक्साइड है, क्योंकि जब उसको पानी में अपने डालते हैं तब जाके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है। ठीक है, नेम द सब्सटेंस X इन राइटिंग फार्मूला। तो CaO उसका नाम है, CaO उसका फार्मूला है, और कैल्शियम ऑक्साइड उसका नाम है। और रिएक्शन क्या है? तो CaO plus H2O gives CaOH twice। फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन काफी सिंपल। डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? रिएक्टिविटी सीरीज। कैसे याद करवाया था? लीस्ट टॉप कॉलिंग वाला। सबसे टॉप पे कौन? पोटेशियम। सबसे छिल्ला कौन? गोल्ड। बीच में कौन? हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी वो ज्यादातर रिएक्टिव माने जाते हैं। अब इसमें से जो टॉप के सोडियम पोटेशियम कैल्शियम टाइप के वो हाईली रिएक्टिव है। बीच के थोड़े आप देख लो, अगर एल्यूमिनियम है, जिंक है, आयन है, ये सब मीडियम रिएक्टिविटी है। और सबसे तुच्छ प्रकार के जो है जैसे कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, ये सब एकदम लीस्ट रिएक्टिव है। सबसे लीस्ट में लीस्ट कौन है? गोल्ड है। ठीक है, तो रिएक्टिविटी सीरीज आपको पता होना चाहिए। इससे आपका ये आधे से ऊपर चीजें सॉल्व हो जाती है। कौन किसको रिएक्ट करेगा, कौन किसको डिस्प्लेस करेगा, वो इसमें से आपको रिएक्टिविटी सीरीज पता होगी तो डेफिनेटली याद होगा। तो यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ है, दो नेल्स ली हुई है और कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाला। नेल यानी Fe आयन, इसके जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन CuSO4 में डाला। व्हाट वी आर नोइंग अबाउट Fe एंड Cu, क्या पता है इसके बारे में हमको? Fe is more reactive than Cu। तो डेफिनेटली आयन जो है वो कॉपर सल्फेट में से कॉपर को खींच के निकाल देगा और कॉपर को अकेला कर देगा यहाँ पे। तो रिएक्शन विल बी एज फॉलोज। Fe plus CuSO4 gives FeSO4 plus Cu। द सॉल्यूशन विल बी, तो ब्लू कलर का पूरा जो सॉल्यूशन था, उसका जो सॉल्यूशन का जो कलर था, डार्क ब्लू कलर था, वो कैसा हो जाएगा? फेड हो जाएगा, पूरा फेड हो जाएगा। तो सॉल्यूशन थोड़ा ग्रीनिश टाइप का यहाँ पे हो जाएगा, बिकॉज क्या फॉर्म हुआ? FeSO4। दूसरा जो नेल हमने डाली थी, जो सिल्वर चमकती चमकती नेल डाली थी, वो कैसी हो जाएगी? रेडिश ब्राउन कलर की यहाँ पे हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर कौन जमा हो गया है? कॉपर उसके ऊपर जमा हो गया। तो ये भी एक टाइप का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में वी आर सीइंग दैट वन एलिमेंट इज रिप्लेसिंग वन एलिमेंट। तो इसलिए इस टाइप के रिएक्शन को क्या बोलते हैं? मोनो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे बहुत सारे जिंक कॉपर का है, लीड कॉपर क्लोराइड का है, बहुत सारे सब कॉपर को बेचारे को साइड पे कर रहे हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, व्हेन टू आयंस फ्रॉम टू डिफरेंट सॉल्यूशंस आर रिप्लेसिंग ईच अदर, एक दूसरे की जगह पे आ जाते हैं, दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या तो इसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। एक चीज समझ लेना, फिलिंग द ब्लैंक्स पूछ सकते हैं। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इज ऑलवेज डैश रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट में जरूरी नहीं है कि हमेशा प्रेसिपिटेट होगा ही होगा, लेकिन अगर वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है तो डेफिनेटली वो कैसा रिएक्शन होना चाहिए? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पे Na(N2SO4 + BaCl2 दिया है। सिंपल आपको पॉजिटिव नेगेटिव आयंस को चेंज करके आराम से तुम्हारा फॉर्मूला बन जाता है। जैसे Na2SO4 था तो उसका Na सेपरेट होगा, SO4 सेपरेट होगा, और दूसरा जो कंपाउंड में Ba था और Cl2 था तो Ba कंबाइन किसके साथ करेगा? SO4 के साथ, और Na किसके साथ कंबाइन करेगा? Cl के साथ। तो NaCl
एंड BaSO4। तो BaSO4 यहाँ पे जो है वो प्रेसिपिटेट मिलता है। क्योंकि हम एक्सपेरिमेंट यहाँ पे लाइव कभी करते नहीं, इसलिए आपको कुछ कुछ चीजें तो याद रखनी पड़ेगी। तो BaSO4 का कलर कैसा है? व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट यहाँ पे आता है। कई साल हम लोग कलर देख चुके हैं यहाँ पे। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। एक्टिविटी 1.2 में देखा था लीड ऑक्साइड, वो भी तुम्हारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था यहाँ पे। देन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। सिंपल सा लॉजिक यहाँ पे लगता है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एक ही कंसेप्ट को पकड़ के चलो। ऑक्सीडेशन क्या है? ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। ऑक्सीजन को खाली पकड़ के चलो, अपने आप बाकी सब क्लियर हो जाएगा। ऑक्सीजन जिसमें ऐड हो रहा है, ऐसे रिएक्शन को बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसका दूसरा वाला है ऑक्सीजन जिसमें से निकल रहा है, उसको क्या बोलेंगे? रिडक्शन रिएक्शन। तो ये तो ऑक्सीजन की बात हो गई। चलो किसी कंपाउंड में ऑक्सीजन है ही नहीं तो किस पे जज करेंगे? हाइड्रोजन पे। ऑक्सीजन अगर सॉरी हाइड्रोजन अगर ऐड हो रहा है तो उसको बोलेंगे रिडक्शन रिएक्शन, और हाइड्रोजन अगर निकल रहा है तो उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। दोनों ही नहीं है, ना ऑक्सीजन है ना हाइड्रोजन है, तो इलेक्ट्रॉन्स पे। तब बात आएगी नेगेटिव पॉजिटिव एलिमेंट्स की बात आती है। अगर वो मेटल है, मेटल क्या करता है? इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसका हो गया ऑक्सीडेशन, और जो गेन करेगा, जैसे NaCl है तो Na क्या करेगा? अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और Cl क्या करेगा? अपना एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो जो लूज कर रहा है उसका हो गया ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और जो गेन कर रहा है उसका हो गया रिडक्शन रिएक्शन। इस तरह से होगा तुम्हारा, ठीक है। तो तीन तरह के यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हो सकते हैं, बेस्ड ऑन ऑक्सीजन, बेस्ड ऑन हाइड्रोजन एंड बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज मेथड, ठीक है। बहुत सारे इक्वेशंस यहाँ पे दिए हुए हैं, बट जनरली वी नीड टू आइडेंटिफाई व्हिच वन इज ऑक्सीडाइज्ड एंड व्हिच वन इज रिड्यूस्ड। तो अपने इक्वेशन यहाँ पकड़ते हैं। ये CuO plus H2 वाला इक्वेशन देखो, CuO plus H2 gives Cu plus H2 दिखा। अब इस इक्वेशन में हम लोग गौर फरमाने वाली बात ये है, इसमें ऑब्जेक्टिव अगर आपको पूछते हैं तो ब्लैंक्स में, MCQ में, कहीं पे भी आपको सिंपल एक ही चीज पूछी जाएगी। एक इक्वेशन दे देंगे और आपको बोलेंगे कि विच कंपाउंड इज ऑक्सीडाइज्ड। अगर मैं आपको बोलूं इस इक्वेशन में कौन ऑक्सीडाइज हुआ, तो आंसर क्या आएगा? H2, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हुआ। ऑक्सीडाइज का मतलब उसको ऑक्सीजन मिला, ठीक है। और रिड्यूस कौन हुआ यहाँ पे? CuO। तो ध्यान रखना, हमको जो भी आंसर लिखना है इसमें, चलो। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के दोनों के इक्वेशन, द रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज एडेड इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोजन इज रिमूव्ड उसको भी ऑक्सीडेशन बोलते हैं, एंड वाइस वर्सा द रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज रिमूव्ड और हाइड्रोजन इज एडेड इसको भी रिडक्शन रिएक्शन बोला जाता है। हमको एग्जाम में जनरल डेफिनेशन से कंपेयर में एक इक्वेशन देंगे और उसमें से कौन ऑक्सीडाइज हुआ और कौन रिड्यूस हुआ उसके बारे में पूछेंगे। तो सिंपल इक्वेशन को निहारो, देखो किसमें से ऑक्सीजन गायब हो रहा है, जिसमें से गायब हो रहा है वो हो गया तुम्हारा रिड्यूस, और जिसमें से ऑक्सीजन ऐड हो रहा है वो हो गया ऑक्सीडाइज, और वाइस वर्सा हाइड्रोजन के कंसेप्ट में। तो आपको एक इक्वेशन दी है जैसे कि Fe plus S gives FeS, इसमें क्या दिखेगा? दोनों ही नहीं है। तो अभी मैंने कुछ बताया था, Fe plus S gives FeS। तो Fe क्या है? मेटल। मेटल क्या करता है? लूज करता है। तो Fe का क्या रहा है यहाँ पे? ऑक्सीडेशन। तो Fe का ऑक्सीडेशन यानी Fe is getting oxidized, और S सल्फर, सल्फर क्या कर रहा है? सल्फर का इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसका रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है, तो इट इज गेटिंग रिड्यूस। तो मेटल्स नॉन मेटल्स के केस में ये लिखना है सिंपल। अगर ये याद नहीं भी रहता, एक चीज दिमाग में, मेटल नॉन मेटल तो पता है ना, कौन मेटल है कौन नॉन मेटल है। मेटल है उसका ऑक्सीडाइज हो रहा है, और नॉन मेटल है उसका रिडक्शन हो रहा है, इतना भी याद रख सकते हो। लास्ट वन, कोरोजन तुम्हारा इस टॉपिक, कोरोजन थर्ड चैप्टर में डिटेल में दिया है। मैं यही चाहूंगा आप लोग थर्ड चैप्टर से ज्यादा करो एज कम्पेयर टू दिस वन। तो जब मेटल्स के ऊपर टार्निश्ड हो जाते हैं, टार्निश का मतलब उसके ऊपर किसी एक वाटर के लेयर, मॉइस्चर की लेयर, किसी और पर्टिकुलर एलिमेंट की लेयर जब जम जाती है तो वो प्योर मेटेलिक फॉर्म में नहीं रहता है। जैसे यहाँ पे कॉपर की बात करें, कॉपर आफ्टर सम टाइम इट टर्न्स ग्रीनिश बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में कार्बोनेट की लेयर जम जाती है, CuCO3 बराबर है, ये जम जाता है। सिल्वर आर्टिकल बिकम ब्लैक, व्हाई? सल्फर, सल्फर एटमॉस्फेयर से डिपॉजिट होता है उसके ऊपर। फिर अपना दूसरा कौन? एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के ऊपर ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाती है तो Al2O3, जो कि अच्छी बात है वो एल्यूमिनियम के लिए, तो ज्यादा टार्निश नहीं होता, लेकिन ये सब चीजें हैं। आयन, रस्ट, रेडिश कलर का जम जाता है वो, तो दैट इज Fe2O3 डॉट XH2, दैट इज अ फॉर्मूला ऑफ रस्ट। तो ये सब आपका कोरोजन में है। एंड रेंसिडिटी, व्हेन फैट्स और ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज्ड, हम कोई भी तेल वाली चीजें जो होती है वो बहुत टाइम तक खुली रखते हैं तो वो हवा के संपर्क में आने से धीरे धीरे ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाता है। ऑक्सीडाइज यानी कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है। यहाँ पे आपको पूछते हैं
What kind of reaction is rancidity? The answer will be oxidation reaction. बोर्ड में पूछा गया है ये. What type of reaction is rancidity? Oxidation reaction. क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है. जो भी ऑयली फूड वगैरह है उसका ऑक्सीजन जो है वो कंबाइन हो रहा है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन. और जब ऑयल या फूड ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं तो ये बैड स्मेल प्रोड्यूस करते हैं, टेस्ट में मजा नहीं आता है, जैसा होता है वैसा. तो अंदर क्या होता है? लेस के पैकेट में या वेपर्स के पैकेट में क्या होता है? नाइट्रोजन. व्हाट इज नाइट्रोजन? नाइट्रोजन हियर इज एन इनर्ट गैस व्हिच इज फिल्ड इन द बैग टू प्रिवेंट इट फ्रॉम rancid. ये तुम्हारा चैप्टर नंबर 1 था. इसकी ये डिटेल्स थी. जनरली 2 या 3 मार्क्स में इसको पूछा जाता है. नाउ एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट. सेकंड चैप्टर तुम्हारा. एसिड्स क्या होते हैं? टेस्ट कैसा होता है? पीना मत. सॉल्ट पिएंगे तो चलेगा, डाइल्यूट वाला पी सकते हैं, जैसे विनेगर. विनेगर कैसा होता है? खट्टा होता है, सॉर इन टेस्ट होता है. जबकि बेस कैसे होते हैं? बिटर. बराबर है. और लिटमस चेंज में कैसा होता है? एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, व्हाइल बेस टर्न्स रेड लिटमस ब्लू. What is litmus? Litmus कब से कहा है? What is litmus? Litmus is a natural indicator. कई तरह के प्लांट ओरिजिन में से, प्लांट में से ये बनते हैं. तो नेचुरल इंडिकेटर, टर्मरिक इज अनदर सच इंडिकेटर. कई तरह के इंडिकेटर्स हैं. दूसरे लैब में बनाए जाने वाले इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर, लैब इंडिकेटर्स बोलते हैं. 2 जात के हैं, बहुत सारे हैं, 2 अपने पढ़ाई में. फिनोल्फथैलीन एंड मिथाइल ऑरेंज. इनके कलर कलर खेल लेते हैं. जब एसिड में डालेंगे फिनोल्फथैलीन को, कैसा कलर रहेगा? कलरलेस. और जब बेस में डालेंगे तो पिंक. पिंक और पर्पल याद रखना. पिंक पकड़ के मत चलना. पिंक या पर्पल ये कलर भी होता है उसमें, ठीक है. और अगर मिथाइल ऑरेंज की बात करें, एसिड में रेड और बेस में येलो, ठीक है. ये 2 सिंथेटिक इंडिकेटर है. इसके अलावा बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, लेकिन अपने में ये जनरली पूछे जाएंगे. इसके अलावा तीसरे जात का इंडिकेटर होता है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर. वो क्या काम करता है? स्मेल. स्मेल से पता चलता है. कौन से 3 जात के? वेनिला एसेंस, क्लोव एंड अनियन, ठीक है. अब इन तीन का सबसे इजी टू रिमेंबर. जब इन एसेंस को अपने एसिड्स में डालेंगे, द स्मेल विल परसिस्ट, रहेगी. अनियन की स्मेल है, आएगी. क्लोव की स्मेल है, आएगी. जिसकी भी स्मेल है, आएगी. इसका मतलब एसिड में इन ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स का कोई इफेक्ट होता नहीं है. लेकिन जैसे अपने बेस में डालेंगे, अनियन की टिपिकल स्मेल होती है ना, वो नहीं आएगी, गायब हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी. तो ये सबसे बड़ा इसका टेस्ट है. ये आपको एक क्वेश्चन बोर्ड में ऐसा पूछ सकते हैं, a blind student is given acid or base, how he will perform that which one is acid, which one is base? वो लिटमस देख पाएगा? नहीं. वो फिनोल्फथैलीन देख पाएगा? नहीं. तो क्या करेगा? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर वाला काम करेगा. तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको कि ब्लाइंड अगर पर्सन है, उसको एसिड या बेस दिया जा रहा है, तो वो कौन सी टेस्ट परफॉर्म करेगा? ही विल परफॉर्म ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स टेस्ट, ठीक है. वो सूंघने से तो उसको पता चलेगा ही ना. तो इस तरह से. तो एसिड बेस लेबोरेटरी में क्या है, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या है, ये सब पेज नंबर 19 पे भी दिया हुआ है. एंड सबसे इंपॉर्टेंट, इसको कर ही लेना, आएगा ही आएगा 4 मार्क में. एक्टिविटी 2.3 जिंक एंड तुम्हारा सल्फ्यूरिक एसिड वाली एक्टिविटी है. जिंक द सल्फ्यूरिक एसिड, इट विल फॉर्म ZnSO4 प्लस H2. कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती. यू कैन सी द डायग्राम. डायग्राम में आप देख सकते हो बेंड ट्यूब है. व्हेन दिस बेंड ट्यूब इज पास ऑन थ्रू अ बीकर, ये बीकर में अंदर क्या है? सोप सॉल्यूशन. अब सोप सॉल्यूशन में वहां पे बुलबुले देखते हो, पता चलेगा. व्हाई दिस बबल्स क्रिएटेड, एक क्वेश्चन ये भी आता है. व्हाई? बिकॉज ऑफ लो सरफेस टेंशन. जब ये हाइड्रोजन गैस इस साबुन वाले पानी में जाएगा, तो लो सरफेस टेंशन की वजह से वो बबल्स अंदर नहीं रहेंगे, वो सीधे ऊपर उठ के आएंगे. और बबल्स वहां पे सोप है, ऑब्वियसली सोप में आपने देखा वो बच्चे कहते हैं ना फुर वाला, तो कैसा होता है बबल्स. तो वैसा यहाँ पे बबल्स जो है वो क्रिएट होगा. हाइड्रोजन का जो गैस है वो यहाँ पे लो टेंशन क्रिएट करेगा, जिसकी वजह से वो बबल्स के फॉर्म में बाहर आएगा. अब अगेन इस गैस को टेस्ट करना है हमको, तो वही कैंडल खेलेंगे अपने. कैंडल के बाद लेके जाएंगे, पॉप साउंड के साथ ये जो है वो बर्न हो जाएगा. तो दिस एक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. 4 मार्क के लिए ये कर ही लेना, आएगी ही आएगी ये. उसका एक्टिविटी 2.4 सेम इसी की जैसी है. जस्ट इतना ही है कि एसिड की जगह बेस को रिप्लेस किया है. नथिंग चेंजेस. सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस अगेन इट इज फॉर्मिंग, और कोई चेंज नहीं हो रहा है यहाँ पे. बट इसमें जो है तुम्हारा इक्वेशन है वो बहुत कमाल का है. बोर्ड में पूछा गया, इसका नाम पूछा गया इस कंपाउंड का. NaOH प्लस जिंक यानी Zn गिव्स Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट. इसका नाम गोख लेना, पूछता है एग्जाम में. तो क्या सभी मेटल्स हमेशा एसिड के साथ रिएक्ट कर लेंगे? तो नो, हमेशा हर मेटल रिएक्ट यहाँ पे नहीं करते हैं. मोर और लेस जरूर से करते हैं, लेकिन कॉपर वाली बात कर लो या तो सिल्वर वाली बात कर लो, ये सब एसिड के साथ रिएक्ट करते नहीं.
देन एक्टिविटी 2.5 की अगर बात करें तो यहाँ पे हमको ये बताया गया कि मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बन, अभी एग्जाम में मैंने पूछा भी था ये, अगर याद हो तो मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल बाइकार्बोनेट्स अगर हैं उनको एसिड में डाल रहे हैं तो सिंपल सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये तीन चीजें यहाँ पे फॉर्म हो रही है। कोई भी एसिड ले लो, HCl ले लो, H2SO4 ले लो, जब कार्बोनेट्स Na2CO3 या बाइकार्बोनेट्स NaHCO3, जब इनको एसिड्स के साथ HCl का रिएक्ट करवा रहे हैं तो सॉल्ट कौन सा फॉर्म हो रहा है? NaCl। कार्बन डाइऑक्साइड नक्की आने ही वाला है और वाटर नक्की आने ही वाला है। दो प्रोडक्ट तो फिक्स ही है, इसमें सॉल्ट चेंज होगा और तुम्हारा सॉल्ट किसके बेस पे चेंज होगा? तो जो हमने प्रोडक्ट कार्बोनेट लिया है, सपोज अगर मैंने काकोथरी लिया होता तो सॉल्ट कौन सा बनता? CaCO3 लिया होता तो सॉल्ट कौन सा बनता? CaCl2, क्योंकि HCl था ना उसमें, तो CaCl2 यहाँ पे फॉर्म होता है इस तरह से। तो डिपेंड करता है कैसा है। अब यहाँ पे सीधा बाजू में एक टेस्ट ट्यूब और दिख रही है आपको, उस टेस्ट ट्यूब में हमने लिया है नींबू पानी, लाइम वाटर, ठीक है। व्हाट इज दिस लाइम वाटर? CaOH ट्वाइस। क्यों लिया? जरूरत क्या थी? कौन सा गैस प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पे? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड की टेस्ट क्या थी हमारे पास? जब कार्बन डाइऑक्साइड को CaOH ट्वाइस में ऐड किया जाएगा तो क्या होगा? इट टर्न्स मिल्की। दिस इज अ टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब यहाँ पे इक्वेशन नीचे लिखा हुआ है COH ट्वाइस प्लस CO2 की CaCO3 काकोथरी फॉर्म होता है, जो व्हाइट लेयर हमने व्हाइट वॉशिंग में देखा था ना, वो वाली है ये इक्वेशन। अब नाउ इसमें एक एडिशनल क्वेश्चन कि क्या अगर ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पास करते रहे तो भी यही रहेगा? नो, जो मिल्की सब्सटेंस फॉर्म हुआ था COH में वो अगेन ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। तो सी दिस इक्वेशन, जब एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं तो इट विल फॉर्म कैल्शियम बाइकार्बोनेट, CaHCO3 ट्वाइस यहाँ पे फॉर्म होता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, एंड दिस कंपाउंड इज सॉल्युबल। ये कंपाउंड में यहाँ पे किसी भी तरह से कोई भी प्रेसिपिटेट दिखाई देंगे नहीं। तो एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड की जब बात आएगी तो तुम्हारा ये यहाँ पे आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो दो इक्वेशन तुमको बराबर गोग लेनी है, मिल्की वाली एंड अगर एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड यूज किया तो ये वाली इक्वेशन। हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट एंड वाटर। बहुत सारी दुनिया भर की इक्वेशन है, HCl प्लस NaOH ले लो, कई तरह के एसिड है। मिनरल एसिड 3-4 है याद रखने का, HCl, H2SO4, HNO3, ये 3 स्ट्रॉन्ग तरह के एसिड्स हैं। जबकि बेस में बात करें तो NaOH, KOH, COH ट्वाइस, ये सब स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं, ठीक है। तो इक्वेशन तो दुनिया भर की बहुत सारी है, सॉल्ट और वाटर फॉर्म करना है आपको। रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड विद एसिड, क्यों ऐसा रिएक्शन करने की जरूरत पड़ी? जब कई सारे एक्सपेरिमेंट किए तो पता चला कि जो मेटालिक ऑक्साइड होता है जब वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो अगेन सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म हो रहा है। अब सॉल्ट एंड वाटर तो कब फॉर्म हो रहा था? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में। तो ये जो मेटालिक ऑक्साइड है जैसे CaO, Na2O, ये सारे जो मेटल ऑक्सीजन वाले जो कंपाउंड है वो किस तरह काम कर रहे हैं? ये बेस की तरह काम कर रहे हैं, ठीक है। तो बेस, हर एक बेस मैं NaOH को ले लूं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और मैं सोडियम ऑक्साइड को ले लूं, Na2O, इन दोनों को जब मैं पानी में डालूंगा ना, NaOH कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा लेकिन Na2O कंप्लीटली डिसॉल्व होगा नहीं। तो जो NaOH बेस पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? अल्कली, उनको बोलते हैं अल्कली। और जो बेस पानी में डिसॉल्व नहीं हो रहा उनको खाली बेस ही बोलते हैं। तो द बेस is called an alkali if it completely dissolves in water। ये आपको पॉइंट याद रखना है। तो मेटालिक ऑक्साइड जो यहाँ पे है वो एक बेस की तरह काम कर रहा है। अगर मेटालिक ऑक्साइड बेस की तरह काम कर रहा है तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड कैसे काम करेगा? एसिड की तरह। तो वो किसके साथ रिएक्ट करेगा? बेस के साथ। क्या धंधा करेगा? सॉल्ट एंड वाटर। क्या बोलेंगे? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सिंपल। What do all acids and all base have in common? तो हर एक एसिड को जब निहारोगे उसमें कॉमन क्या निकलेगा? H प्लस। और हर एक बेस में कॉमन क्या निकलता है? OH माइनस। तो हमारे पास यहाँ पे एक्सपेरिमेंट है, बल्ब जलाओ अभियान की बात है यहाँ पे। इसमें HCl लिया है, H2SO4 लिया है, ग्लूकोज लिया है, इथेनॉल लिया हुआ है। इन चारों कंपाउंड को बारी बारी से सॉल्यूशन में ले रहे हैं, सर्किट कंप्लीट कर रहे हैं और यहाँ पे अपने देख रहे हैं बल्ब किसमें जलेगा? तो दो में जलेगा, HCl और H2SO4 में, जबकि ग्लूकोज में और इथेनॉल में बल्ब नहीं जलेगा। What does this mean? This means that there is no complete ionization possible in glucose and ethanol। जबकि बाकी दो मिनरल एसिड्स जो थे उनमें डिसोसिएशन हो रहे थे। तो जिसमें आयंस कंप्लीटली सेग्रीगेट हो जाते हैं
उसमें सर्किट कंप्लीट होती है, आयंस जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। लेकिन जिसमें नहीं होगी उसमें बल्ब जलेंगे नहीं। तो ये एक्टिविटी काफी इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे 4 मार्क में भी पूछी जा सकती है। टिक कर लेना 2.8 वाली। What happens to acid और base in a water solution? पानी में डालेंगे तो क्या होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भाई। ये 2.9 वाली एक्टिविटी जो है तुम्हारी, यहाँ पे एक एक्टिविटी की गई है जिसमें H2SO4 और सोडियम क्लोराइड को मिक्स किया। ठीक है, H2SO4 प्लस NaCl। एक कंपाउंड जो यहाँ पे अपना बन रहा है Na2SO4 बन रहा है जो कि सॉल्ट है, उसको साइड पे रखो। पर दूसरा जो कंपाउंड बन रहा है वो HCl। HCl क्या है? एक एसिड है। अब वो गैस के फॉर्म में निकल रहा है। बराबर सुनना, जब इसके ऊपर आप टेस्ट ट्यूब लेके जाते हो, टेस्ट ट्यूब से बाहर जब गैस निकल रहा है और ऑब्वियसली इट इज एसिड, तो हमारे मन में तो ऐसा है कि एसिड है, लिटमस लेके जाएंगे तो ब्लू वाला रेड हो जाएगा। बट इन दिस एक्सपेरिमेंट यू विल नोटिस दैट व्हेन यू ब्रिंग अ लिटमस पेपर ऑन टॉप ऑफ दैट टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग HCl ड्राई गैस, इट वोंट टर्न टू रेड। ब्लू वाला रेड में कन्वर्ट नहीं होगा। यहाँ पे शॉकिंग हो गया कि ऐसा क्यों? तो क्या वो एसिड नहीं है? बट व्हेन दैट लिटमस पेपर इज डिप्ड इन वाटर and then again brought near that gas evolving from the test tube, you will observe that now the test tube, the litmus paper turns blue to red. What does this mean? This means that acid shows its property only in presence of water. पानी के प्रेजेंस में एसिड अपनी प्रॉपर्टी शो करता है, तभी जाके आयंस डिसोसिएट हो पाएंगे। अदरवाइज HCl का पूरी तरह से डिसोसिएट होने वाला नहीं है। तो ये सबसे बड़ी टेस्ट है, इसके लिए पूछ सकते हैं एग्जाम में। पिछू आ जाओ। एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर, वो देख लो HX प्लस MOH। अब यहाँ पे बहुत सारों को तकलीफ होती है कि भाई ये X क्या है, M क्या है यहाँ पे। तो M क्या लगता है, क्या होना चाहिए? M इज अ मेटल। ठीक है, MOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, Na क्या है? मेटल है। KOH, K क्या है? मेटल है। तो M रिप्रेजेंट्स मेटल हियर। H के साथ X क्या है? X क्या होता है? X के बारे में कोई बताया था? X आर हेलोजन ग्रुप्स। हेलोजन यानी 17 ग्रुप पीरियोडिक टेबल के क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब है। बेसिकली दे आर नॉन मेटालिक एलिमेंट्स, वो नॉन मेटल्स है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन, हर एक कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के बाहर ये वार्निंग साइन हमको दिखाई देगी। अब इस वार्निंग साइन का मतलब क्या है? एसिड के साथ होली खेलनी नहीं है हमको। इसका मतलब व्हेन यू मेक सॉल्यूशन डाइल्यूट, डाइल्यूट का मतलब पानी जब ऐड करेंगे तो हमको क्या करना चाहिए? पानी में एसिड डालना चाहिए कि एसिड में पानी डालना चाहिए? पानी में धीरे-धीरे एसिड। पानी होगा, धीरे धीरे एसिड डालना है, लेकिन उसके साथ कंटिन्यूस स्टर करना चाहिए। ये इसकी प्रॉपर मेथड है। अगर सीधा का सीधा एसिड वाला होगा कटोरा, उसमें पानी डाल दिया तो जैसे तिल के कैसे छींटे उठते हैं वैसा होगा। सो इट इज नॉट रिकमेंडेड दैट वाटर शुड ऐड टू एसिड, इट इज रिकमेंडेड दैट acid should be added to water and that also slowly by continuous stirring। ये होना चाहिए। ठीक है, Now how strong acid और base solution are, यानी कि यहाँ पे आगे बात तुम्हारी pH की। तो दुनिया भर के इंडिकेटर्स हमने देख लिए, ये एसिड ये बेस, लेकिन कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग और कौन सा वीक, तो ये हमको कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पे आगे हमारा रोल pH स्केल का। तो pH इंडिकेटर यहाँ पे है, pH यानी कि P फॉर पोटेशियम, H फॉर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। ये अपना जर्मनी वर्ड है पावर का, P के लिए। तो ये pH स्केल अपनी रेंज है 0 to 14 में, जिसमें 0 to 7 क्या है? एसिड डिटेक्ट करता है, यानी एसिड है वो। अगर किसी का pH आ रहा है तो 7 to 14 में क्या रहेगा तुम्हारा? बेस। अगर 7 अगर है तो क्या होगा तुम्हारा? न्यूट्रल रहेगा। नाउ अगर दो सॉल्यूशन दिए, दो एसिड्स दिए आपको, एक अगर 3 है और एक अगर 4 है, तो 3 वाला स्ट्रॉन्ग होगा कि वीक होगा? स्ट्रॉन्ग। एसिड के केस में सुन लेना भाई, एसिड के केस में जितना नंबर कम उतना स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, बेस में उल्टा, जितना बड़ा नंबर 14 के जितना करीब वो स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। एसिड बेस इंडिकेटर तुम्हारा pH स्केल आपको याद रखना है। तो pH का लेवल याद रखना। बेस को अल्कलाइन भी बोलते हैं। यहाँ पे बहुत सारे बेसिस के हैं, आपको याद रखना है भाई। सलाइवा, देन बिफोर मील, आफ्टर मील। क्यों भाई ऐसा क्या हो जाता है आफ्टर मील के बाद? ऐसा अपने अपने मुंह के अंदर क्या होता है? बैक्टीरिया। ठीक है, जैसे ही खाना अपने चबाएंगे खाना फंसेगा,
वो बैक्टीरिया क्या करेंगे, उनको भी तो दावत मिलेगी ना, तो वो भी खाना खाएंगे. व्हेन दे आर ईटिंग द फूड और द मिल्क स्टक इन आवर टीथ और माउथ दे रिलीज एसिड. तो इससे पीएच कम हो गया ना. तो बिफोर मील अगर पूछे और आफ्टर मील पूछे, अगर आपको पूछे विच वन विल हैव द लोअर पीएच, सलाइवा विद आफ्टर सलाइवा आफ्टर मील, तो उसका पीएच कम होगा. कितने से कम होगा तो दांतों में सड़न 5.5. चलो ठीक है. लेमन जूस कलरलेस एरेटेड ड्रिंक्स यानी सिंपल कार्बन डाइऑक्साइड वाला. ठीक है. कैरेट जूस, कॉफी, टमाटो, टैप वाटर का सेवन दिख रहा है हमको. 1m, ये m का मतलब होता है मोलारिटी. मोलारिटी का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन इसका. तो उसका 13 to 14 होता है. HCl देखो तो 1 होता है. तो ये सब है. ये पीएच चार्ट आपको नीचे याद रहना है. कलर देख लेना यहाँ पे. गैस्ट्रिक जूस 1.2 है, लेमन जूस 2.2 है, प्योर वाटर 7.7 है, ब्लड है 7.4. देन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, क्या बोलते हैं इसको, MgOH ट्वाइस. कहाँ काम आता है, एंटासिड, एसिडिटी न्यूट्रलाइजर में काम आता है. 10 इसका पीएच है. और सोडियम हाइड्रोक्साइड तुम्हारा 14 है यहाँ पे. ठीक है. इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, भाई ये आंसर काफी इंपॉर्टेंट है. इसमें आपको 2, 3 या पूरा का पूरा पूछ सकते हैं. इसमें 4 मार्क में पूछ सकते हैं. अगर पूछेंगे तो आपको टॉप बाय टॉप, मतलब पूरा पूछें तो थोड़ा सबका हाईलाइट लिखना है. पीएच सेंसिटिव प्लांट्स एनिमल, हम भी पीएच सेंसिटिव है भाई. हमारी बॉडी का जो ब्लड का पीएच 7.4 है, थोड़ा बेसिक साइड है वो. अगर अपनी बॉडी में ऑब्वियसली एसिड तो प्रोड्यूस होता ही है पेट में, वो न्यूट्रलाइज कौन करता है, बाइल जूस करता है. वो उसको अल्कलाइन प्रोवाइड, यानी कि अल्कलाइन प्रोवाइड करता है, न्यूट्रलाइज कराता है उसको. पीएच ऑफ द सॉइल, सॉइल का भी पीएच बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं करना है. 7 के आसपास ही रहना चाहिए. 6 पॉइंट समथिंग और 7.5 के समथिंग के आसपास होगा तभी पीएच में जो है वो ग्रो कर पाएंगे, अदरवाइज तो नहीं ग्रो कर पाएंगे. प्लांट्स, अलग अलग प्लांट का अलग अलग पीएच लेवल होता है. तो बेसिकली 6.5 से 7.3 का लेवल रहता है सॉइल में. डाइजेशन की बात करें तो डाइजेशन में हमको पता ही है, अवर स्टमक रिलीज गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होती है HCl प्रोड्यूस करता है, जिसका लेवल काफी ज्यादा तगड़ा होता है, एकदम 1 और 2 के बीच का HCl होता है. अब इतना स्ट्रॉन्ग HCl अगर अपने पेट में आ रहा है तो अपने पेट की लाइनिंग तो खराब हो जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं होती. का है म्यूकस उसको प्रोटेक्ट करता है. इसके अलावा ये एसिड किसी और चीज में भी जरूरी है. पेप्सिन जो है वो यहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रोड्यूस करती है. दिस पेप्सिन हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन. बराबर है. तो अपने 7 चैप्टर ME5 में डिस्कस और भी करेंगे. तो कभी कभी एसिडिटी बढ़ जाती है. अब एसिडिटी बढ़ जाने के बहुत सारे रीजन है. तीखा मिर्ची वाला ये सब खाने से, और दूसरा ना खाने से टाइम पे, तभी भी ऐसा होता है. भूख लगी होती है लेकिन उस टाइम पे खाया नहीं होता, तो उसमें भी एसिडिटी क्रिएट होती है, क्योंकि अपने HCl को पता नहीं होता है कब प्रोड्यूस होना है कब नहीं होना है. तो वो तो रेगुलर टाइम पे तुम्हारी बॉडी एक हैबिचुएटेड हो जाती है, उसके हिसाब से प्रोड्यूस होती रहती है. तो HCl अगर ज्यादा एक्सेस में प्रोड्यूस हो गया तभी भी तुम्हारी एसिडिटी हो सकती है. और अगर एसिडिटी हो जाए तो हम क्या लेना चाहिए, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इनो टाइप के एंट एसिड जो है वो लेने चाहिए हमको. पीएच का टूथ दिखे, भाई ये डाइजेस्टिव और टूथ दिखे दो अकेले भी 4 मार्क में पूछ सकते हैं, 2 मार्क में. तो टूथ डिके वाला भी पता ही हमको, अभी हमने एक्सप्लेन किया. सबसे पहले तो अपने दांतों का एनामल किससे बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट. फॉर्मूला क्या रहेगा, Ca3PO4 ट्वाइस, ये इसका फॉर्मूला रहेगा. ठीक है. डेंचर इसको जो बोलते हैं वो है ये. और किसके, अगर अपने दांतों में कोरोजन शुरू हो जाएगा, सड़ना शुरू हो जाएगा, डीके शुरू हो जाएगा, कब, जब पीएच 5.5 के नीचे जाएगा तब. तो बैक्टीरिया होते हैं, उनको खान पान मिल जाता है, एसिड प्रोड्यूस करते हैं, दांतों में सड़न, क्या आपके टूथ पे इसमें नमक है, तो ये सब पूछने आ जाएंगे लोग. सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वॉरफेयर, तो हमने देखा है जानवरों में बी एंड, इन सब में डंक होते हैं. वो डंक में किसी न किसी तरह का एसिड होता है. अपने वो एंट में कौन सा होता है, मेथेनोइक एसिड, या तो फॉर्मिक एसिड उसका नाम है. अपना फिर नेटल लीव्स, उसमें भी ये तुम्हारा होता है, मेथेनोइक एसिड होता है. देन अपना उसका तोड़, एंटीडोट, नेटल लीव्स अगर है तो उसके बाजू में कौन सा प्लांट मिलता है, डॉग प्लांट. तो वो एज अ बेस की तरह काम करता है. ठीक है. तो कई सारे एसिड्स और बेसिस के, आई मीन एसिड्स के नाम है, बराबर ये वाले टेबल को याद करना है, कौन से में कौन सा एसिड है. तो विनेगर में एसिडिक एसिड, ऑरेंज में साइट्रिक एसिड, टेमरिन यानी इमली में टार्टरिक एसिड, टमाटो में ऑक्सैलिक एसिड, खट्टे दही यानी कि लैक्टिक एसिड, लेमन साइट्रिक एसिड, एंड और नेटल में मेथेनोइक एसिड. लैक्टिक एसिड और कहाँ फॉर्म होता है अपनी बॉडी में, मसल्स में. अभी होगा, अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो यहाँ पे मेरे मसल में लैक्टिक एसिड होगा, नहीं. कब होगा, जब ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं कर पा रही मसल्स. और एक तक कब कंडीशन में होगा,
जब मेरे मसल्स वर्क कर रहे हैं तब जाके ये खत्म हो जाएगा ऑक्सीजन। उस कंडीशन में लैक्टिक एसिड एंड क्रैम्पिंग शुरू हो जाती है, वो भी देखेंगे फिर चैप्टर में। फैमिली ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट्स का भाई याद रखने का भाई, यहाँ पे सॉल्ट्स दो तरह के होंगे, आई मीन तीन तरह के, एक होता है एसिडिक सॉल्ट, एक होता है बेसिक सॉल्ट, एक होता है न्यूट्रल सॉल्ट। अब सीधी सिंपल लैंग्वेज में बताते हैं, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और एक स्ट्रॉन्ग बेस है, HCl है और NaOH है, दोनों रिएक्ट कर रहे हैं, तो उसका जो सॉल्ट होगा उसका पीएच क्या होगा? न्यूट्रल। अगर दोनों ही स्ट्रॉन्ग है तो उसका सॉल्ट भी न्यूट्रल होगा, क्योंकि दोनों के प्लस पॉइंट से ही ये आया। अब मुझे बताओ, अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है और वीक बेस है तो जो सॉल्ट उसका पीएच क्या होगा? एसिडिक रहेगा। ऑब्वियसली जो स्ट्रॉन्ग होता है ना उसका सॉल्ट भी उसी कैटेगरी में जाता है। अगर तुमने स्ट्रॉन्ग बेस लिया है तो बेसिक सॉल्ट होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है तो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग है। अगर दोनों ही स्ट्रॉन्ग है या दोनों ही वीक है तो तुम्हारा न्यूट्रल के आसपास का 7 के आसपास का सॉल्ट रहेगा। ठीक है, तो सॉल्ट को रिकॉग्नाइज करने के लिए भाई बहुत इजी है। जैसे Na2SO4 है, एक सॉल्ट है Na2SO4, हमको पता चलना चाहिए कि भाई ये कौन सा एसिड होगा, कौन सा एसिड होगा इसमें? H2SO4 कौन सा एसिड में आता है? आई मीन SO4 किस में आता है? H2SO4 में। और Na वाला कौन सा बेस रहेगा? NaOH। ध्यान रखना, जब भी मैं को एक सॉल्ट का नाम बता रहा हूँ, जैसे NaCl, तो पहला जो मेटल लोगे उसमें सीधा सोचना OH, तो अगर Na है तो क्या होगा? NaOH। और Cl था तो उसका बेस H लगाना, HCl। ठीक है, बहुत सिंपल है। तो सॉल्ट को रिकॉग्नाइज इस तरह से अपने कर सकते हैं। केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट, तो कॉमन सॉल्ट NaCl कई सारी जगहों में यूज होता है, अपने यहाँ पे बहुत सारी मेथड्स है, इन सभी मेथड्स में NaCl का यूज किसी ना किसी तरह से हो रहा है और कई काम के प्रोडक्ट जो है वो बन रहे हैं यहाँ पे। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे सबसे पहले ये बनता है। क्लोर अल्कली प्रोसेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट सी इक्वेशन है, इक्वेशन याद रखना। NaCl यूज हो रहा है इसमें, H2O, NaCl प्लस H2O क्या बना? ब्राइन सॉल्यूशन, याद है ना, नमक वाला पानी, इसको क्या बोलते हैं? ब्राइन सॉल्यूशन। दिस ब्राइन सॉल्यूशन विल गिव NaOH प्लस Cl2 प्लस H2O। अब यहाँ पे आपकी नई टेक्स्ट बुक में आप देखोगे तो 3 यहाँ पे डब्बे दिखाई देंगे, या कुछ और यहाँ पे आपको कैथोड एनोड वाला, इलेक्ट्रोलाइसिस वाला दिखाई देगा, डजंट मैटर। आपको यहाँ पे 3 चीजें डिनोट करनी है। क्लोर अल्कली प्रोसेस में क्लोर, क्यों क्लोर बोल रहे हैं? क्लोरीन फॉर्म हो रहा है, हाइड्रोजन यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, H2 फॉर्म हो रहा है, एंड अल्कली यानी NaOH के लिए फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो कैथोड के पास फॉर्म होगा, एनोड के पास नहीं, कैथोड के पास। क्लोरीन क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो वो कहाँ जाएगा? एनोड के पास। और H2 क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो वो कहाँ फॉर्म होगा? कैथोड के पास। तो कौन कहाँ पे फॉर्म हो रहा है ये आपको बता। दूसरा, यूजेस भर भर के इसमें दिए हुए हैं, क्लोरीन का क्या यूज है, हाइड्रोजन का क्या यूज है, कंबाइन क्या यूज है, ये सारे आपको यूजेस ये जो है वो बराबर से दिमाग में रखने हैं। नाउ 4 मार्क में क्या हुआ त्विषा? 4 मार्क में ये अभी जितने भी टॉपिक है वो सब आते हैं। सबसे पहले ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला CaOCl2। ठीक है, ये फॉर्म कैसे होता है? तो यहाँ पे मेथड दी हुई है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी स्लेक लाइम को जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हैं तो CaOCl2 प्लस H2O फॉर्म होता है। एक दूसरा भी मैंने लिखवाया था, CaO, जब क्विक लाइम को भी आप सीधा क्लोरीन के साथ रिएक्ट करते तो डायरेक्ट फॉर्म होता है, उसमें H2O फॉर्म नहीं होगा। इसमें H2O क्यों निकला? कॉमन सेंस है, हमने लिया था CaOH ट्वाइस, वो किसका कॉम्बिनेशन था? CaO और H2O का था, इसलिए वो लिखो या ये लिखो, डजंट मेक एनी डिफरेंस, पर आप लोग यही लिखो, टेक्स्ट में दिया है, फालतू का मार्क काट सकते हैं। ठीक है, इसके यूजेस आपको दिए, ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम लगता है क्योंकि एक सिंपल सा नेसेंट ऑक्सीजन ये प्रोड्यूस कर रहा है CaOCl2, और डिसइंफेक्टेंट में काम लगता है, ड्रिंकिंग वाटर को जर्म फ्री करने में काम लगता है, ये सारे इसके यूजेस है। तो बेसिकली व्हेन यू आर आस्क्ड टू राइट अ शॉर्ट ऑन ब्लीचिंग पाउडर, यू मस्ट मेंशन इट्स प्रिपरेशन इन वर्ड्स, इन इक्वेशन एंड इट्स यूजेस। इतने के आपको फोकट के 4 मार्क मिल जाते हैं। यार देन कम्स बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडा में 4 चीजें यहाँ पे लग रही है, NaCl प्लस H2O प्लस NH3 यानी अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें अपने को 2 कंपाउंड मिल रहे हैं, एक तो सॉल्ट है NH4Cl, लेकिन दूसरा अपने काम का कंपाउंड है NaHCO3। अभी NaHCO3 क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट इसको बोलते हैं। इसको जब हीट करते हैं तो नीचे एक और इक्वेशन है, NaHCO3 गिव्स Na2CO3 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब आपने देखा होगा ये बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा अपने पकोड़े बनाते हैं या केक में वगैरह, इन सबको फ्लफी करने के लिए लगाते हैं।
अब ये फ्लफी कैसे होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड ये जो रिलीज हो रहा है ना, वो इसको थोड़ा फ्लफीनेस देगा, थोड़ा सॉफ्ट एंड स्पंजी बनाता है इसको, ठीक है। इसके यूजेस भी है, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा जो है बेकिंग पाउडर बनाने में काम लगता है। बेकिंग पाउडर इज ईटेबल, अपने खाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बेकिंग सोडा खाएंगे ना थोड़ा खारा लगेगा, मतलब सोपी जैसा लगेगा, वो मजा नहीं आएगा खाने में, टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा, बिटर ऑब्वियसली। लेकिन बेकिंग पाउडर थोड़ा आप चखोगे तो ठीक लगेगा आपको, ठीक है। ऐसा क्यों? बेकिंग सोडा में जब माइल्ड एसिड यूज कर रहे हैं, अब ये बेकिंग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है क्या, बेसिकली इट्स ए बेस। जब इसमें आप टार्टरिक एसिड, छोटा सा अमाउंट टार्टरिक एसिड यूज कर रहे हो, हम क्या कर रहे हैं, इसको न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। बेस और एसिड को मिक्स करते क्या बनता है, न्यूट्रलाइज कर रहे हैं ना। तो ये जो बेकिंग पाउडर है बेसिकली एक ये सॉल्ट बनता है जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से आ रहा है। एंटासिड में काम लगता है सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, तो पीछे एकदम लास्ट पेज पे सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर भी पीछे दिया हुआ है, वो भी आगे हम आएंगे तब देखते हैं। फिर उसके बाद वॉशिंग सोडा, तो वॉशिंग सोडा सिंपली Na2CO3.10H2O, इसको जब हम प्लस 10H2O, इसको जब रिएक्ट करेंगे तो वो 10H2O के जो मॉलिक्यूल्स है वो कंबाइन हो जाएंगे, तो हमको मिलेगा सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। दिस इज वॉशिंग सोडा। कपड़े धोने में डिटर्जेंट जो रहता है तो वो ये वाला कंपाउंड है। अब यहाँ पे क्यों 10 है, तो वो गीला क्यों नहीं है, ये सब हमने देखा। इट्स अ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट, 2 मार्क में खाली यूजेस पूछते हैं। ग्लास, सोप, पेपर इंडस्ट्री में काम लगता है। बोरेक्स जैसे कंपाउंड केमिकली Na2B4O7.10H2O, ये इसका फॉर्मूला, इसमें काम लगता है। क्लीनिंग एजेंट, डोमेस्टिक पर्पस, डिटर्जेंट वगैरह। एंड रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। व्हाट इज हार्डनेस? परमानेंट हार्डनेस किसको बोलेंगे? सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो डिटर्जेंट हमने देखा था, कपड़े जो है वो डिटर्जेंट जो होते हैं तो उसमें अच्छे से धुल जाते हैं, सोप में धुलते हैं नहीं है, क्या फॉर्म हो जाता है, स्कम फॉर्म हो जाता है, ठीक है। एंड लास्ट टॉपिक दैट इज क्रिस्टल्स। आर द क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट रियली ड्राई? तो नहीं, कोई किसी कंपाउंड में जो है वो वाटर मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी अंदर प्रेजेंट होते हैं, दैट डजंट मीन दैट दैट कंपाउंड इज इन लिक्विड फॉर्म। तो बहुत सारे ऐसे कंपाउंड है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल है, मैंने बहुत सारे अलग से एग्जांपल भी लिखवाए थे, इप्सम सॉल्ट है, मैग्नीशियम ने इप्सम, ये सब बहुत सारे लिखवाए थे, आपको टेक्स्ट बुक में लिखा होगा। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया CuSO4.5H2O, ब्लू कलर का होता है। जब आप इसको हीट करोगे तो कैसा हो जाएगा, ये कलर डिसअपियर हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट जैसा हो जाएगा। तो पानी का ब्लू कलर था, इसका मतलब ये नहीं था, ये वाटर मॉलिक्यूल के जो पार्टिकल्स है वो छुट्टे पड़े, इसलिए ऐसा हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो जब आप पानी वापस ऐड करोगे तो वापस से CuSO4.5H2O हो जाएगा, वापस से ब्लू कलर रीअपियर हो जाएगा। बट दैट डजंट मीन कि कोई कंपाउंड यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में होंगे। हमने देखा ये बोरेक्स है, सोडियम कार्बोनेट है, बहुत सारे कंपाउंड है जो सॉलिड फॉर्म में ही अवेलेबल है। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द स्पेसिफिक नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स attached to the main compound. It doesn't make the compound liquid all the time. Alright. And lastly तुम्हारा plaster of Paris सबसे important है ये भी। plaster of Paris में भाई तुम लोग को इक्वेशन मैंने लिखवाई थी, याद हो तो, when gypsum CaSO4.2H2O is heated at 373 Kelvin, it loses its 1.5 molecule and half molecule remains with the compound. So CaSO4.5H2O. This CaSO4.5H2O is the plaster of Paris. ये plaster of Paris है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। एंड व्हेन ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस मिला कहाँ काम आता है, तो फ्रैक्चर वगैरह इन सब में काम आता है हमको। तो ये जब प्लास्टर ऑफ पेरिस में आप पानी मिक्स करोगे तो क्या बन जाएगा, जिप्सम, वापस से जिप्सम बन जाएगा। और ये जिप्सम जो होता है वो हार्ड जो रहता है, बोन्स को एक जगह पे रखता है, वो जिप्सम होता है। इट्स नॉट प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी डालो और वो जिप्सम बन चुका है यहाँ पे, इस तरह से। तो फॉर्मूला याद रखना है इसका। सो दैट इज योर चैप्टर नंबर 2। Now metals and non-metals, chapter number 3, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज, मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी फटाफट गिना दो। मेटल्स हार्ड होते हैं कि हार्ड? ब्रिटल होते हैं? नहीं, मेटल्स आर हार्ड सॉलिड, जनरली सब सॉलिड फॉर्म में। तीसरा लस्टरस, चमकदार होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, देन सोनोरस रहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डक्टाइल, मेलिएबल, ये सब इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। क्या सभी मेटल्स ऐसा करते हैं? देयर आर मेनी एक्सेप्शंस, उसके ऊपर भी आते हैं। नॉन मेटल्स इससे एग्जैक्टली अपोजिट समझ लो, ठीक है।
बैड कंडक्टर ऑफ हीट, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नॉन डक्टाइल, नॉन मैलिएबल, ये सारी प्रॉपर्टी जो है वो नॉन मेटल्स की है. नॉन मेटल कैन बी एग्जिस्ट इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ऑल द थ्री फॉर्म्स. Which is the only metal in liquid form? Which is the only non-metal in liquid form? Bromine. Bromine non-metal liquid form में, ठीक है. चलो, अब बात करते हैं अपने एक्सेप्शंस की. सीधा आ जाओ एक्सेप्शंस, पेज नंबर 39 पे नीचे हो. Mercury is a metal exist in non-metallic form, जो liquid form में है. दूसरे दो मेटल्स जो पाम पे रखते ही पिघल जाते हैं, कौन से? गैलियम एंड सीजियम, ठीक है. ये दोनों जो है पाम पे रखते ही पिघल जाते हैं. इसका रीजन क्या है? रूम टेम्परेचर पे सॉलिड में होते हैं. जैसे ही रूम टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ेगा, क्योंकि अपनी बॉडी टेम्परेचर कितना होता है अपना बॉडी टेम्परेचर 37 के आसपास होता है. ऑब्वियसली रूम टेम्परेचर से बढ़ गया तो पिघलना शुरू हो जाएगा, ठीक है. देन आयोडीन कैसा है भाई? लस्ट्रस है. आयोडीन तो कौन है? नॉन मेटल है, भी लस्ट्रस है. एक्सेप्शन हो गया ये भी. कार्बन एक नॉन मेटल है, लेकिन अलग अलग एलोट्रॉप्स के फॉर्म में हमको मिलता है. डायमंड, ग्रेफाइट है. इसमें भी जो ग्रेफाइट है वो कैसा है भाई? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है. डायमंड है सबसे हार्डेस्ट नेचर में आता है. हमने तो देखा था कि नॉन मेटल जो होते हैं वो थोड़े ब्रिटल होते हैं, लेकिन डायमंड हार्डेस्ट है. एक्सेप्शन है ये भी. अल्कली मेटल्स लाइक लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, हमने देखा कि भाई ये सब तो एकदम हार्ड होते हैं, बट लिथियम, सोडियम, पोटेशियम कैसे होते हैं? कैन बी इजीली कट विद द नाइफ. देयर आर मेनी एक्सेप्शंस फॉर दिस टू. नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल. तो सबसे पहले यहाँ पे मेटल्स जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते तब, सिंपल एंड सोबर, मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते तो मेटेलिक ऑक्साइड बनाते हैं. सिंपल, ठीक है. सब में इक्वेशन देख लो, सब में यही इक्वेशन है. कोई भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, मेटेलिक ऑक्साइड ही बनाता है, ठीक है. पहली चीज. बहुत सारे मेटल्स का एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है. इसमें आप लोगों को एल्यूमिनियम वाली देखो, उसमें सेकंड इक्वेशन Al2O3 + 2NaOH gives NaAlO2, नालो2. नालो2 याद रख सकते हैं. इसका नाम है सोडियम एल्यूमिनेट. याद रखना, पूछते हैं एग्जाम में, ठीक है. नाउ ऑक्सीजन की अगर बात करें तो क्या सभी मेटल फट्टा से रिएक्ट कर लेंगे ऑक्सीजन के साथ? नहीं. अगेन यहाँ पे काम आती है रिएक्टिविटी. इसीलिए जो मेटल ज्यादा रिएक्टिव है तो वो ऑक्सीजन के साथ फटाक से रिएक्ट कर लेंगे, जो कम है वो थोड़ा देर से रिएक्ट करेंगे. कुछ तुच्छ प्रकार के होते हैं जैसे गोल्ड, सिल्वर, वो रिएक्ट करेंगे ही नहीं, ठीक है. व्हाट अबाउट सोडियम, पोटेशियम? ये ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं भाई? हाईली रिएक्टिव. तो उनको क्या बाहर घूमते फिरते रखना चाहिए हमको? नहीं. इसमें रखना चाहिए, केरोसिन में इमर्स करके हमको रखना चाहिए, ठीक है. ये चीज है इसमें. एनोडाइजिंग, एनोड यानी पॉजिटिव, ठीक है. एनोडाइजिंग का मतलब किसी एक मेटल के ऊपर ऑक्सीजन की लेयर को चढ़ाना, इसको बोलते हैं एनोडाइजिंग. अब ये जनरली एनोडाइजिंग कब किया जाता है? जब हमको किसी मेटल को कोरोजन से बचाना है. कोरोजन से बचाने का मतलब ये है कि ऑलरेडी कोई मेटल है जैसे एल्यूमिनियम, इसके ऊपर ऑलरेडी एक ऑक्साइड की लेयर है, थोड़ी और थिक लेयर हमको चढ़ानी है ताकि फर्दर कोरोजन ना हो सके. तो ऐसी प्रोसेस को बोलते हैं एनोडाइजिंग. तो अगेन इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस करेंगे यहाँ पे. अगर एल्यूमिनियम को करना है तो एनोड पे एल्यूमिनियम लेंगे और कैथोड पे तुम्हारा ऑक्सीजन यहाँ पे है. जब Al2O3 डिपोजिट होगा, इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, एल्यूमिनियम जो है वो सॉरी ऑक्सीजन जो है नेगेटिव, वो एल्यूमिनियम वाले पे जाके डिपॉजिट हो जाएगा. एक थिक ऑक्साइड लेयर यहाँ पे बन जाती है. इस प्रोसेस को एनोडाइजिंग बोलते हैं. प्रेशर कुकर वगैरह सब जो होता है वो अलग अलग इसी मेथड से बनाए जाते हैं. और आज की डेट में एनोडाइजिंग में कलर्स भी ऐड करते हैं. वो कलर्स काफी ज्यादा पक्के होते हैं, यानी कि निकलते नहीं उन प्रेशर कुकर इन सब के ऊपर से. अगेन बिकॉज ऑफ द सेम एनोडाइजिंग प्रोसेस. दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन मेटल रिएक्ट विद वाटर. यहाँ पे भिन्न भिन्न प्रकार के रिएक्शन दिए हुए हैं. सबसे पहले व्हेन 3 टाइप्स ऑफ मेटल्स, सबसे पहले सोडियम, पोटेशियम की बात करें, हाउ दिस मेटल्स रिएक्ट विद वाटर? विगरसली. विगरसली यानी ऐसा कि हाइड्रोजन जो प्रोड्यूस हो रहा है ना, सीधा आंख पकड़ लेता है. इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है. व्हाट अबाउट कैल्शियम? ये लेस विगरस है, रिएक्ट तो कर जाता है, लेकिन कौन से पानी में? ये कोल्ड वाटर की बात कर रहे हैं अभी तक, कोल्ड वाटर की बात कर रहे हैं. कैल्शियम जो है रिएक्ट तो कर जाता है, लेकिन ये आग नहीं पकड़ता. जो इसमें H2 फॉर्म होगा ना, वो आग नहीं पकड़ता, बस थोड़ा सा गर्म हो सकता है. एक्सोथर्मिक है लेकिन बहुत नहीं. लेकिन इसमें एक अनोखी चीज दिखती है, फ्लोट करते हैं. कैल्शियम के जो पार्टिकल्स है वो फ्लोट करते हैं. क्यों? हाइड्रोजन जो फॉर्म हो रहा है उसी के साथ साथ कैल्शियम के साथ वो लेके जा रहा है. ये कोल्ड वाटर में. बाकी कोई भी एलिमेंट जो है वो कोल्ड के साथ रिएक्ट करता नहीं है. चलो, तो कोल्ड वाला कहानी खत्म. अब बात करते हैं हॉट वाटर की. हॉट वाटर में कौन सीधा कूद पड़ेगा? मैग्नीशियम. मैग्नीशियम सीधा रिएक्ट कर लेगा. अब मैग्नीशियम के साथ वही धंधा होता है जो कैल्शियम के साथ, वो फ्लोटिंग करना लग जाएगा वो,
ठीक है, हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रहा है। बाकी की जो एलिमेंट्स है अगेन हॉट वाटर के साथ भी रिएक्ट नहीं कर रहे, तो उनको क्या करवाएंगे अपने स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगे। स्टीम के साथ कौन कौन रिएक्ट करेगा, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, ये सब स्टीम के साथ रिएक्ट कर लेंगे आराम से। और इसमें अगर एल्यूमिनियम की बात करें तो स्टीम के साथ रिएक्ट करता है, आयरन की बात करें तो भी वो स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा। Fe3O4 पहले ही चैप्टर में देखा, ये यहाँ पे फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो ये सारे जो है वो स्टीम के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं, यानी कोल्ड वाटर, हॉट वाटर, स्टीम, इनके साथ ये सब रिएक्ट कर रहे हैं। लेकिन किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करने वाले, कुछ एलिमेंट और भी है, कॉपर, देन अपना सिल्वर, गोल्ड, ये सब जो है, मर्क्यूरी, ये किसी का भी रिएक्ट करने वाले नहीं है। तो लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट जो है, इसी के ऊपर से अपनी रिएक्टिविटी सीरीज आ जाती है। व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड, पंचायत बार-बार हो ही रही है। सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस फर्स्ट चैप्टर में देख ही चुके हैं अपने, सेकंड चैप्टर में भी देखा था। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट 3.11 एक्टिविटी के नीचे एकदम देखो, वहां पे जनरली हम लोग देख रहे हैं कि जब मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस फॉर्म हो रहा है। लेकिन क्या सभी एसिड में ऐसा ही धंधा होगा? तो एक ऐसा एसिड है HNO3, नाइट्रिक एसिड, इसमें ऐसा नहीं होता। हर एक एलिमेंट जनरली एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन जैसे जिंक हो गया, आयरन हो गया, ये मेटल्स अगर HNO3 के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, ये वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। H2 नहीं, H2O बन जाता है। क्यों? HNO3 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये रीजन है, सुन लेना भाई ध्रुव। HNO3 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे ही ये मेटल के साथ रिएक्ट करेगा ना, तुरंत ही अपना एक ऑक्सीजन प्रोडक्ट से उसको दे देगा हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन अकेला प्रोड्यूस नहीं होगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का कंबाइन होकर वाटर में बच जाएगा। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है भाई, केमिस्ट्री इसलिए एक्सेप्शन तो होने ही वाला है। दो ऐसे एलिमेंट है जिसमें ये हाइड्रोजन देता है, कौन से? मैग्नीशियम और मैंगनीज। नाइट्रिक एसिड वेरी डाइल्यूट HNO3 के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो इसमें H2 देते हैं, याद रखना, वेरी डाइल्यूट। जब एकदम डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट करेंगे तो H2 यहाँ पे प्रोड्यूस करेगा। बाकी और किसी के साथ HNO3 ऐसे मिली जुली सरकार बनाता नहीं है। हाउ डू मेटल रिएक्ट विद द सॉल्यूशन ऑफ अदर सॉल्ट्स? हमने देखा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, Fe plus CuSO4 gives FeSO4 plus Cu। ये इक्वेशन हमने पहले ही देखा, ब्लू से ग्रीन हो जाता है, वही है। नीचे रिएक्टिविटी सीरीज दी हुई है, मैंने एक दो एलिमेंट बीच में ऐड भी करवाए थे। क्यूट जेब्रा वाले में आपने देखा था, तो क्यूट क्या था? कार्बन, कॉपर नहीं है। हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल रिएक्ट? इसके लिए आपको क्या आना चाहिए? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, याद है ना? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से क्या पता चलता है कौन एलिमेंट कितना लूज या कितना गेन करता है। जैसे सोडियम है तो सोडियम क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन देगा। क्लोरीन क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन लेगा। तो इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज मेथड से ये काम होता है एंड NaCl जो है वो बनता है। व्हाट अबाउट MgCl2? Mg क्या करेगा? दो इलेक्ट्रॉन देगा। लेकिन क्लोरीन की कैपेसिटी तो कितनी है? एक ही गेन करने की है। तो कितने क्लोरीन पिक्चर में आएंगे? दो क्लोरीन, इसलिए फॉर्मूला क्या बनता है? MgCl2। व्हाट अबाउट मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO? मैग्नीशियम क्या करता है? दो इलेक्ट्रॉन देता है। ऑक्सीजन क्या करता है? दो इलेक्ट्रॉन लेता है, उसकी कैपेसिटी है, उसकी टेंडेंसी है, याद है ना, वैलेंसी। तो ये दो इलेक्ट्रॉन देगा, ये दो इलेक्ट्रॉन लेगा, सीधे MgO बन जाता है। तो कोई भी इक्वेशन तुम्हारा है, कोई डरने की बात नहीं है, यू जस्ट नीड टू रिमेंबर द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। आराम से किसी भी कंपाउंड आप लोग बना सकते हो, ठीक है। ये डॉट स्ट्रक्चर बाय करने का है, इसको 3 मार्क में पूछते हैं एग्जाम में। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, इस पर्टिकुलर आंसर को छोड़ने का नहीं। पहला फिजिकल नेचर कैसा है? सॉलिड, हार्ड, ठीक है। काहे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह, पॉजिटिव नेगेटिव बनने से बना है ना, इसलिए। व्हाट अबाउट सॉल्युबिलिटी? water में soluble है। It can be soluble in water, but it can't be soluble in organic solvents such as kerosene, petrol, इनमें डिसॉल्व नहीं होते हैं। पोलर में डिसॉल्व होते हैं, नॉन पोलर में डिसॉल्व नहीं होते हैं। तीसरा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग, हाई, एकदम हाई, ऑब्वियसली सेम रीजन, पॉजिटिव नेगेटिव स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन से बने हुए, इसलिए ये कभी भी एकदम बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे इनको तोड़ा जाता है। एंड चौथा कंडक्टिविटी, सबसे पहला पॉइंट कंडक्टिविटी, सॉलिड स्टेट में बैड कंडक्टर, क्योंकि इनका आयनाइजेशन होता ही नहीं है। लेकिन जैसे इनको पानी में या एक्वस सॉल्यूशन में या फ्यूज फॉर्म में या मोल्टन फॉर्म में उसको डालेंगे तो इनके आयनाइजेशन हो जाते हैं एंड तुरंत ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगता है। दैट मींस these ionic compounds are bad conductor or poor conductor in solid state, but in aqueous, fuse या molten form में ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। अगर इन सब मेटल, इस बार पूछा था गैंग वाला जो तुमको पूछा था, अर्थ क्रस्ट में से जो मिनरल निकलते हैं उसके साथ कई तरह की इम्प्योरिटीज मौजूद होती है। ये इम्प्योरिटीज कैसी होती है?
खाली मेटल नहीं होता है, मेटल का कोई कंपाउंड होता है, मिट्टी होती है, दूसरे सब इम्प्योरिटीज होती है, जिसको बोलते हैं गैंग। सबसे पहला धंधा क्या करना पड़ता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, उसको सेपरेट करना पड़ता है। अब इसके लिए वेराइटी ऑफ मेथड्स है, जो और हमको दिखते हैं अलग अलग टाइप ऑफ रिएक्टिविटी के हिसाब से अलग अलग मेथड्स यहाँ पे रहती है। तो सबसे पहले जो हाईएस्ट रिएक्टिविटी वाले होंगे उनका इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे और रिफाइनिंग करेंगे, सिंपल सा धंधा। जो मीडियम रिएक्टिविटी वाले उनके साथ दो चीजें हो सकती है, इधर दे विल कंटेन कार्बोनेट सॉल्ट्स और इधर दे कंटेन सल्फाइड सॉल्ट। अगर कार्बोनेट है तो कैल्सिनेशन मेथड, अगर सल्फाइड है तो रोस्टिंग मेथड। कैल्सिनेशन और रोस्टिंग दोनों में हीट तो किया जाता है, कैल्सिनेशन में कम ऑक्सीजन, रोस्टिंग में ज्यादा ऑक्सीजन, सिंपल यही है। इन दोनों में कन्वर्ट होता है मेटेलिक ऑक्साइड में, याद रखना डायरेक्ट मेटल नहीं मिलता, मेटेलिक ऑक्साइड में। एंड फाइनली मेटेलिक ऑक्साइड को किससे रिड्यूस करते हैं, कार्बन से, कार्बन से रिड्यूस करके हमको मेटल मिलता है, ठीक है। और तीसरा लो रिएक्टिविटी वाले होंगे, सीधा उनको तो हीट में ही काम चल जाने वाला है, यानी सीधा उसको हाई टेम्परेचर और हाई ऑक्सीजन प्रेजेंस में हीट करेंगे, रोस्टिंग करेंगे, तो सीधा हमको डायरेक्टली मेटल यहाँ पे मिल जाएगा। और दिस इज जस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। यहाँ जितने भी हमको मेटल मिले हैं ये प्योरेस्ट फॉर्म में नहीं मिलेंगे, इनको प्योर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, रिफाइनिंग करना पड़ेगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव एनोड कैथोड वाला जो है वो करना पड़ेगा हमको। तो यहाँ पे एक्सट्रैक्टिंग लो रिएक्टिविटी, मीडियम एंड हाई, तीनों तीन मेटल के अकॉर्डिंग यहाँ पे तुमको इक्वेशंस दिए हुए हैं। कौन सा लो में, तो दो एग्जाम्पल है, कॉपर का दिया हुआ, मर्क्यूरी का दिया हुआ है। मीडियम में आप लोगों को यहाँ पे जिंक का दिया हुआ है, इस तरह से जिंक कार्बोनेट एंड जिंक सल्फाइड उसका दिया हुआ है, जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। एंड इसमें काफी इंपोर्टेंट है थर्माइट प्रोसेस, पीछे देखो थर्माइट प्रोसेस। थर्माइट में क्या होता है, Fe2O3, ये एक मीडियम रिएक्टिविटी एलिमेंट है। तो Fe2O3 जो है ये एल्यूमिनियम के साथ, कभी कभी हमको हाई रिएक्टिव एलिमेंट के साथ लो रिएक्टिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करते हैं ना, तो वो करते हैं। तो व्हेन एल्यूमिनियम रिएक्ट विद Fe2O3 इट विल गिव Fe इन अ मोल्टन फॉर्म। मोल्टन यानी लोहा जो मेरे को पिघले हुए फॉर्म में मिलेगा। तो डायरेक्ट कहाँ पे, रेलवे ट्रैक, जॉइंट, इन सब में अपने काम लगता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं थर्माइट प्रोसेस, याद रखना। और टॉप ऑर्डर वाले होते हैं तो सिंपल, यहाँ पे कार्बन से इनको रिड्यूस नहीं कर सकते। कार्बन वाले मीडियम रिएक्टिविटी वाले होंगे, उसके साथ रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे जिंक ऑक्साइड हुआ, कार्बन से रिएक्ट किया, कार्बन ऑक्सीजन को खींच लेगा, जिंक अकेला हो गया। लेकिन सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, कैल्शियम, इन सबको सीधा कार्बन से रिएक्ट नहीं कर सकते। इनके लिए हमको करना पड़ेगा इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड। इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, पॉजिटिव जो यानी एनोड होगा वहां पे गैस, क्लोरीन, ऑक्सीजन ये सब मिलेगा, और जो कैथोड होगा वहां पे हमको जो हमारा मेटल है वो मिल जाता है। तो ये तीनों तीन प्रोसेस में, मीडियम, लो और हाई, तीनों तीन में हमको जो भी मेटल मिला वो प्योरेस्ट फॉर्म में नहीं है। तो प्योरेस्ट फॉर्म में करने के लिए दिस वन, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। 4 मार्क के लिए भूलना मत इसको, 4 से 5 ही पॉइंट लिखने हैं। 4 मार्क में बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है ये, डायग्राम के सहित, इसको समझ लेना बराबर से। देखो यहाँ पे कैथोड है, एनोड है। अब यहाँ पे हमको कौन सा क्या लेना है, सपोज कि कॉपर को, अपने को कॉपर मिला है, मेटल है, लेकिन प्योरेस्ट फॉर्म में नहीं है, उसको रिफाइन करना है ना हमको। तो कॉपर को प्योरेस्ट फॉर्म में लाने के लिए एनोड पे कॉपर मेटल, इसीलिए एनोड पे हमको इम्प्योर कॉपर की थिक स्ट्रिप लेनी है, और कैथोड पे यानी नेगेटिव वाले पे क्या लेना है, थिन स्ट्रिप ऑफ सेम मेटल कॉपर। अब ऐसा क्यों किया, और नीचे जो सॉल्यूशन है वो भी कॉपर का ही मिलता जुलता होना चाहिए, कॉपर क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, ऐसा ही होना चाहिए। जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल ईच अदर, तो सीधा जो कॉपर हमने एनोड पे लिया है Cu2+ के फॉर्म में निकलना शुरू हो जाएगा। कहाँ जाएगा, सॉल्यूशन में जाएगा। और क्योंकि हमने इलेक्ट्रिसिटी पास की तो सॉल्यूशन में भी तो डिसोसिएशन होगा ना, तो जितना अमाउंट ऑफ कॉपर सॉल्यूशन में डिसोसिएट होगा उतना ही अमाउंट ऑफ कॉपर 2+ जो है वो इस कैथोड पे आके चिपक जाएगा। कहाँ है, पॉजिटिव, नेगेटिव के ऊपर आएगा। इस कंडीशन में, इस मेथड में जो भी कॉपर यहाँ पे डिपॉजिट होगा कैथोड पे, वो प्योरेस्ट फॉर्म का हमको मिलने वाला है, विदाउट एनी इम्प्योरिटी। अब ये जो एनोड हमने इम्प्योर वाला लिया था, उसमें जो भी इम्प्योरिटी हो, 2 तरह की इम्प्योरिटी होगी, एक सॉल्युबल इम्प्योरिटी, एक इनसॉल्युबल। इनसॉल्युबल है नीचे आपको दिखाई देगा, वो क्या है, एनोड मड, और जो सॉल्युबल है वो तो सॉल्यूशन में यहाँ पे बिखर जाएगी वहाँ पे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, 3 चीजें, एनोड पे इम्प्योर मेटल, कैथोड पे थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल, और इलेक्ट्रोलाइट किसका लेना है, उसी मेटल का कोई भी सॉल्ट। ये 3 पॉइंट आपको इसमें खास करके लिखने रहेंगे, ठीक है। एंड कोरोजन, तो ऑब्वियसली कोरोजन के लिए दोनों चीजें चाहिए, क्या, एयर एंड वाटर, दोनों चीज यहाँ पे होनी चाहिए। यहाँ नेल का एग्जांपल दिया हुआ है हमको, तो नेल के एग्जांपल में यहाँ पे पहला पानी और हवा दोनों है,
दूसरे में क्या किया है, पूरी की पूरी नेल पानी में डाल दी है और ऊपर क्या किया, ऑयल, Oil. ठीक है, तो क्या ब्लॉक हो गया, एयर। Air. तीसरे में सिर्फ हवा है, वहां पे मॉइस्चर नहीं है, मॉइस्चर निकाल दिया गया। कौन है वहां पे मॉइस्चर निकालने के लिए, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। ये क्या करता है, ऑक्सीजन को खींच लेता है, ठीक है। तो तीसरे में खाली एयर है, दूसरे में खाली पानी है और पहले में दोनों है। क्या लगता है तीनों में से कौन सी वाली खिल्ली जो उस पर रस्ट लग जाएगा, पहली वाली, जिसमें दोनों है, एयर और मॉइस्चर दोनों, उसमें लग जाएगा। तो कोरोजन में ये है, सिल्वर का, कॉपर का, रस्ट का, आयरन, यानी सबका आपको ऑलरेडी मैंने बताया। प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन तो पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, गैल्वेनाइजिंग, क्रोम प्लेटिंग, एनोडाइजिंग, मेकिंग एलॉयज, कई सारे मेथड्स है। व्हाट इज गैल्वेनाइजिंग, आयरन कोटेड विद जिंक, ठीक है। कभी कभी एलॉइंग भी करते हैं, 2-3 मेटल्स को मिक्स कर देते हैं तो उसमें भी काफी स्ट्रॉन्ग बन जाता है, जिसका मेल्टिंग बॉइलिंग भी काफी हाई हो जाता है, रस्ट के चांसेस काफी कम लग जाते हैं। कार्बन में अपने जब मिक्स करते हैं स्टेनलेस स्टील बनता है, आयरन, And this carbon. निकल और क्रोमियम मिक्स करता है तो स्टेनलेस स्टील बनता है, अगेन रस्ट फ्री बनता है। इन सभी की मेल्टिंग पॉइंट काफी हाई हो जाता है। व्हाट इज ब्रास, किसकी अलॉय है, कॉपर एंड जिंक। व्हाट इज ब्रॉन्ज, कॉपर एंड टिन। ये कौन सा पिलर है भाई, दिल्ली वाला। Delhi वाला. Vijay Stamp. साइंस में अगर पूछे तो आपको लिखना है कितने टन भाई, 6 टन। 6 टन. एसएस में पूछेंगे तो 60 टन, ठीक है, रॉड आयरन। So that is your chapter number 3 and we detail